हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं प्यारे बच्चों। मैं जानता हूं JEE का एग्जाम जनवरी में है कि नहीं है कि नहीं है। जनवरी में आपका एग्जाम आ गया है और एक आपको खुशी की बात बता देता हूं। जो बच्चे इस सेशन में जुड़ जाएंगे, मेरे साथ सफर जनवरी तक तय कर लेंगे, उनको फायदा क्या होने वाला है। देखो, तुम किसी से भी पढ़ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या क्या पढ़ लिए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिक्कत सबकी एक ही है, रिवीजन समेट नहीं पा रहे हैं। बहुत कुछ बचा हुआ है और पढ़े इतना है, लेकिन रिवीजन का अता पता नहीं है। रिवीजन लापता हो गया। मन में आ रहा है काश जितना पढ़ लिए, अगर इतना भी रट जाए, उतना भी रट जाए तो कल्याण हो जाए, तो कल्याण हो जाए। तो परेशान मत हो। मैं पूरे 25 चैप्टर मुख्य रूप से हैं, मोटे मोटे उन 25 चैप्टर के लगभग हैं। तुम्हारे चैप्टर तो बहुत ज्यादा है, अगर डिवाइड करते हैं क्लासरूम में तो 38 से 40 चैप्टर बैठते हैं, लेकिन मोटे मोटे 25 चैप्टर है। 25 चैप्टर को 50 वन शॉट में पार्ट वाइज करेंगे। हर चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। और फायदा क्या होगा, मुद्दे की बात बताना चाहता हूं। A to Z NCERT कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देंगे और रटा देंगे और अंदर बसा देंगे। वादा कर रहा हूं। कितनी अच्छी बात है कि अगर A to Z NCERT कॉन्सेप्ट हमारे रिवाइज हो जाए, कोई रटवा दे 2-2.5 घंटे की मेहनत से। दूसरी बात, जितने भी ऑथेंटिक शॉर्टकट है मैथ के, जितने भी ऑथेंटिक शॉर्टकट है, मेरी क्लासरूम टिप्स ट्रिक्स जो भी है, मेरे क्लासरूम वर्किंग स्टाइल का जो भी कंटेंट है, ऑथेंटिक शॉर्टकट है, टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, बेस्ट मैनिपुलेशन मेथड, मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन मेथड, मैनिपुलेशन मेथड टू सॉल्व क्वेश्चन क्विकली, टू सॉल्व क्वेश्चन क्विकली। ऐसे तरीके जिनसे क्वेश्चन बहुत जल्दी से अटेम्प्ट हो सकता है, वो सब। साथ ही साथ पिछले 5 साल के लेटेस्ट मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट, ऐसे कॉन्सेप्ट जो रिपीट हुए हैं हमारे एग्जाम में, मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट बेस्ड PYQs, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड PYQ। अब आप बताओ, ये खुद से तो नहीं कर पाओगे, खुद से तो नहीं कर पाओगे। यूट्यूब पे वन शॉट तो बहुत है। मैं एक लाइन और बोलना चाह रहा हूं, वो भी सुन लो। यूट्यूब पर वन शॉट तो बहुत हैं, यूट्यूब पर वन शॉट तो बहुत हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हवा हवाई के चक्कर में क्यों पड़े। किड़बिड़ किड़बिड़ हो रहा है, समझ में आ नहीं रहा है, तब भी देखे जा रहे हो। मैं एक ही बात कह रहा हूं, जिस टीचर के समझाने का तरीका है आसान, वही टीचर है महान। बाकी तो सब है हवा हवाई। तो धैर्य रख के, पेशेंस के साथ एक वन शॉट पूरा निपटा लो और देख लो कि तुम्हें तरीका समझ में आ रहा है। अगर तरीका समझ में आ रहा है तो वही वन शॉट तुम्हारे लिए कारीगर है। तरीका समझ में आना चाहिए। मानता हूं JEE के सवाल होते हैं कठिन, होते हैं मुश्किल, मैं फिर मानता हूं, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, JEE के सवाल मुश्किल होते हैं। टीचर भी वर्क करके ही पढ़ाते हैं, तो सोचो तुम्हारे साथ एग्जाम में क्या बीतेगी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि उन मुश्किल सवालों को अगर आसान तरीके से समझा दिया जाए तो कम से कम काम बन जाएगा। तो इसीलिए आप देखिए, जो जिस बात को मैं इतनी तेजी से बोल रहा हूं, क्या ये बात सत्य है, तो उसके लिए सेशन देखना पड़ेगा। जब मैं इस चैप्टर का वन शॉट लेने जा रहा हूं, मैं मैट्रिक्स से शुरू कर रहा हूं, फिर दूसरा सेट थ्योरी ले लूंगा, तीसरा सीक्वेंस सीरीज ले लूंगा, चौथा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लूंगा, पांचवा LCD ले लूंगा, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, छठा डिफरेंशिएशन ले लूंगा, सातवां इंटीग्रेशन ले लूंगा, आठवां डिफरेंशियल इक्वेशन ले लूंगा, नौवां ट्रिग्नोमेट्री ले लूंगा। कम से कम 10 वन शॉट का तो मैंने बिल्कुल कंटेंट तैयार कर लिया जो मैं आपको डिलीवर करने जा रहा हूं। और तब तक अगले मैटर जो है टाइप हो रहे हैं, तो अगले मैटर होते ही रहेंगे। आप बताइए,
आगामी 20 दिन का तो मैटर टाइप भी करवा के तब मैं उतरा हूं, जिससे कि कोई क्लास ब्रेक ना हो जाए, कोई क्लास ब्रेक ना हो जाए। अब आपको लग रहा होगा कि मजाक है, मजाक नहीं बेटा, हकीकत है। और ध्यान से सुन लीजिए, इसी वन शॉट पे पहले पे मैं सब बोल दे रहा हूं। मैं पहले कॉन्सेप्ट को रिवाइज कराऊंगा, जब देख लूंगा कि प्रीवियस ईयर के मतलब के कॉन्सेप्ट काफी रिवाइज हो गए तो दे देना दिन पीवाईक्यू 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 4-5 मिलेंगे। फिर कॉन्सेप्ट आधा पौन घंटा रिवाइज कराऊंगा और फिर 4-5-6-7-8 पीवाईक्यू करा दूंगा। ऐसे करके कॉन्सेप्ट सारे, क्योंकि जेई का डायरेक्ट एक कॉन्सेप्ट है तो सवाल आता नहीं है, 3-4 कॉन्सेप्ट को मर्ज करके एक सवाल में पिरो दिया जाता है, एक सवाल में पिरो दिया जाता है। तो मेरे साथ इस सफर में आप बने रहिएगा, मेहनत करिएगा। इस वन शॉट में हो सकता है जिस बच्चे तक ये क्लास पहुंचे, वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077556915, 8077556915 पर हेलो ऋषभ पांडे सर करके मैसेज देना और बताना कि आप कौन से हैं, अपीयरिंग में हैं, रिपीटर हैं, फ्रेशर हैं, कौन है, जरूर लिखिएगा और हम आपको उस ग्रुप में ज्वाइन करा देंगे। और सारे फार्मूला रिवीजन, माइंड मैप टाइप के जो कंटेंट हैं वो भी आपको प्रोवाइड करा देंगे और उस ग्रुप में इस क्लास का पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन पेन कॉपी लेकर जरूर बैठना, क्योंकि पेन कॉपी हथियार की तरह होती है, डिसिप्लिन बनाने के लिए होती है, हमें स्ट्रिक्टली वर्क करने के लिए होती है। इसलिए पेन कॉपी जरूर हो, पेन कॉपी लेकर जरूर बैठना, क्योंकि वो एक माध्यम होता है जिससे हम कंसिस्टेंट होकर बैठे रहते हैं, नहीं तो मन नहीं लगेगा। पेन कॉपी, जो चीजें लग रही हैं तुम्हें रिवाइज कर सकते हो खुद से, तो साथ ही साथ लिखते भी जाना। और पीडीएफ तो इस व्हाट्सएप नंबर पे हाई करेंगे तो मैं आपको ज्वाइन कर दूंगा, वहां पे कंटेंट प्रोवाइड बहुत सारा करा दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। अब मैं बिल्कुल पूरे वन शॉट में नहीं बोलूंगा, मेरी यही एक आदत है, मैं पूरे वन शॉट में नहीं बोलूंगा, सिर्फ पढ़ाने पे फोकस करूंगा, सिर्फ पढ़ाने पे फोकस करूंगा। जो सिंसियर बच्चे हैं, जो ऐसे बच्चे हैं जिनका बेसिक कमजोर है, जो ऐसे बच्चे जिनको लगता है जेई हमसे नहीं हो पाएगा, जो ऐसे बच्चे जिनको लग रहा है यार हो तो जाएगा लेकिन रिवीजन नहीं है, जो ऐसे बच्चे हैं जिनको खूब तैयारी है लेकिन चाहते हैं कि अपना लेवल को चेक करें, उन सब के लिए वन शॉट कारीगर होने वाला है, वन शॉट सिद्ध होने वाला है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस सेशन माय डियर स्टूडेंट। लेट्स बिगिन द सेशन गाइज। और यहां से हम अपने वन शॉट की शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, मैट्रिक्स की डेफिनेशन तो सिंपल सी होती है, आप जानते हो। जैसे मैंने कहा ए बी, इस तरह से नंबर्स को अरेंज कर दिया, अपने नंबर्स ही हैं, नंबर्स को अरेंज करना ही है। जैसे मैंने नंबर्स को अरेंज किया 1 2, ध्यान से देखिए, फिर मैंने अरेंज किया 1 2 3, फिर मैंने नंबर्स को अरेंज किया 1 2 3 4, अगेन मैंने नंबर्स को अरेंज किया 1 2 3 4 5 6। नंबर्स को लिखने का एक पैटर्न होता है बच्चों, मैट्रिक्स। क्या ये मैंने इस तरह से नंबर्स को अरेंज किया तो देखिएगा ध्यान से, ये जो पोजीशन है ये पंक्ति की फॉर्म में है, रो की, और ये पोजीशन जो होती है वर्टिकल, ये कॉलम की फॉर्म में होती है। ये कॉलम की फॉर्म में होती है। तो कोई कहा जाए ये जो रेस जाएगी इसको एक जगह भेजेगी, इसका रो एक है और कॉलम एक रे ये आएगी, एक रे ये आएगी, 2 रेस गिरेंगी तो 2 कॉलम है। तो ये जो होता है इसका ऑर्डर होता है, ये इसका ऑर्डर होता है, यू नो वेरी वेल, ये कोटि होती है, इसकी ऑर्डर होता है। अब जैसे इस मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें देखो एक रेस ये गई, दूसरी रेस, तीसरी रो, तो 3 तो रो हो गए। सबसे पहले रो लिखी जाती है, सबसे पहले रो लिखी जाती है, ये इसका कोडिंग नंबर है, कोडिंग नंबर है, कोडिंग नंबर है। और कॉलम के लिए एक ही रे तीनों को खत्म कर देगी, इसका मतलब कॉलम एक है, कॉलम एक है, 3 क्रॉस 1 की। अच्छा इसकी बात करें तो इसमें एक रे ये चलेगी, दूसरी रे किरण इधर चलेगी, एक किरण तो 2 किरणें इधर पड़ गई, एक किरण ये, दूसरी किरण है, 2 किरण, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो गई। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें एक किरण ये हो गई, एक किरण ये हो गई, 2 किरणें हो गई रो की। और अगर कॉलम की बात करें तो 1 2 3 मतलब 3 कॉलम की किरणें हो गई, तो 2 क्रॉस 3 हो गया। सबसे पहले नंबर पे हम रो का सेंस लेते हैं, दूसरे नंबर पे कॉलम को लेते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं। अब आप इन शेप को देखिए, ये कहीं ना कहीं हमारे रेक्टेंगुलर टाइप के हैं, चतुर्भुज आकार के हैं। देखो इस तरह से बॉक्स बन रहा है कि नहीं बने, तो इसका मतलब है
जो मैट्रिसेस क्या है, मैट्रिसेस जो है एक शेप है रेक्टेंगुलर टाइप का। कैसा? रेक्टेंगुलर टाइप का एक शेप है, चतुर्भुज के आकार का एक शेप है। और साथ ही साथ उस शेप में कई तरह के फॉर्मेट होते हैं, जैसे ये वाला शेप स्पेशल शेप है, इसको स्क्वायर शेप कहते हैं, इसको स्क्वायर शेप कहेंगे, वर्गाकार आव्यूह कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें रो और कॉलम बराबर है। अब स्क्वायर का सेंस सिर्फ 2x2 पे नहीं होता है, तुम पढ़े होगे मेरे लाल, ये वन शॉट है 3x3, 4x4, मतलब जितनी लेंथ है उतनी विड्थ है, जितनी लंबाई है उतनी चौड़ाई है। तो लंबाई रो होती है और चौड़ाई कॉलम होती है। तो लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ, बोलो भाई। तो लंबाई और चौड़ाई का सेंस होता है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाती है। क्या होती है? दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात निकलती है कि मैट्रिक्स का अपना कोई वैल्यू नहीं होता। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स अब क्लियर हो गया, एक अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट है किसका? एलिमेंट्स का। किसमें? जस्ट एंड रेक्टेंगुलर शेप, रेक्टेंगुलर शेप। तो मैट्रिक्स क्लियर हो गया कि मैट्रिक्स इज जस्ट एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। जो बचपन में नंबर्स पढ़ते थे उनकी एक दर्शाने का, एक लिखने का एक अरेंजमेंट है, और वो लिखने का अरेंजमेंट एक चतुर्भुज के आकार का होता है, रेक्टेंगुलर शेप में होता है। ठीक है, यहां तक बात। इसीलिए मैट्रिक्स का अपना कोई वैल्यू नहीं होता है। दिस इज ओनली ए रिप्रेजेंटेशन, दिस इज ओनली एन रिप्रेजेंटेशन। स्क्वायर मैट्रिक्स जो होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स अगर ये ए है तो आगे चल के इसका 2 डंडा लगा के डिटर्मिनांट निकाला जाता है, और डिटर्मिनांट का अपना एक वैल्यू होता है, सारणिक का अपना एक मान होता है। आगे चल के स्क्वायर मैट्रिक्स से सारणिक बनती है, इससे सारणिक नहीं बनेगी क्योंकि सारणिक में रो और कॉलम बराबर होते हैं। इसका मतलब जो सारणिक है वो स्क्वायर मैट्रिक्स से ही निकाली जाती है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स से जब सारणिक वैल्यू निकालते हैं तो डिटर्मिनेंट का तो अपना वैल्यू होता है, लेकिन मैट्रिक्स का अपना कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आता है। ये बात तो क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। अब हम ऑर्डर की बात करें, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करते हैं, कि अगर हमें मैट्रिक्स के ऑर्डर के बारे में चर्चा करनी है तो बेटा कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए, कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ऐसी है जो आपको हमने कह दिया 2x5 की मैट्रिक्स ले लो। कितने? 2x5 की। इसका मतलब है इस मैट्रिक्स में कितनी रो है? 2, और कितने कॉलम है? 5। मेरी बात समझिए। और बड़ी बात है, अगर इन ऑर्डर का आपने ध्यान नहीं दिया, इन ऑर्डर का मल्टीप्लाई करो, 2 बन जा 2, तो कितने एलिमेंट? 2। 3 बन जा 3, कितने एलिमेंट? 3। 2 2 जा 4, कितने एलिमेंट है? 4। 3 2 जा 6, कितने एलिमेंट है? 6। इसका मतलब है ऑर्डर का मल्टीप्लाई कर दें 2 into 5, अगर ये ए मैट्रिक्स है तो 10 जो होंगे वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स, ए आव्यूह में अवयवों की संख्या हो जाएगी। अब सुनिए, जेई के लेवल पे मैं तुरंत पहुंचने वाला हूं। तो इसका मतलब अगर मैं ये कह देता हूं कि किसी आव्यूह में 10 अवयव हैं, 10 एलिमेंट हैं, 10 एलिमेंट हैं, तो उसका ऑर्डर क्या हो सकता है? 2x5। क्या सिर्फ 2x5 हो सकता है? और भी पॉसिबिलिटीज हैं। तो वही मैं कह रहा हूं, यहां से मैंने एक पॉइंट निकाल दिया कि भाई इसके पॉसिबल ऑर्डर लिखो या पॉसिबल ऑर्डर बताओ, तो कितने हो सकते हैं। तो राइटिंग का तरीका सीखिए। आप 1 से शुरू करोगे, जितने एलिमेंट हो पहले उतने का गुणा कर दो, 10 एकम 10, ये भी एक पॉसिबल ऑर्डर है। इसका रिवर्स भी मार दो, इसका रिवर्स मार दो, मतलब 10x1 भी पॉसिबल है। अब 2 नंबर पे जाओ तो 2 का 5 के साथ करते हैं तब भी 5 दूनी 10 ही आ रहा है, ये भी ऑर्डर पॉसिबल है। साथ ही साथ इसका रिवर्स मार दें तो 5x2 की आव्यूह भी पॉसिबल है। अब 3 के साथ कोई नंबर नहीं आएगा 10, 4 के साथ नहीं आएगा, 5 के साथ आएगा लेकिन आ चुका है तो रिपीट नहीं करेंगे, 6 के साथ नहीं आएगा, 7 के साथ नहीं आएगा, 8 के साथ नहीं आएगा, 9 के साथ कोई नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन 10 के साथ नंबर मिलेगा, लेकिन वो हम लिख चुके 10 1 तो 1 10। इसका मतलब इससे ज्यादा कोई पॉसिबल ऑर्डर नहीं होंगे। तो बच्चों ध्यान देना, जिस मैट्रिक्स में 10 एलिमेंट थे, जिस मैट्रिक्स में 10 एलिमेंट थे, उसके टोटल पॉसिबल ऑर्डर कितने हो गए? तो टोटल पॉसिबल ऑर्डर 4 हो गए। टोटल पॉसिबल ऑर्डर कितने हो गए? 4।
अब एक तरीका है डायरेक्ट की मैं अगर कोई बड़ा नंबर दे देता, कि कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर 30 एलिमेंट हैं। कितने एलिमेंट हैं? 30 एलिमेंट हैं। तो उसके पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे? मतलब कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर 30 एलिमेंट हैं और पॉसिबल ऑर्डर पूछता कितने होंगे। तो अब थोड़ा टिपिकल टास्क है मेरे भाई। तो एक तो लिखने तरीका है 1 गुणा 30 हो जाता, दूसरा 30 गुणा 1 हो जाता, तीसरा 2 गुणा 15 हो जाता तब भी 30, 15 गुणा 30 हो जाता 2 हो जाता, 3 गुणा 10 हो जाता, 10 गुणा 3 हो जाएगा। अब 4 से 30 नहीं आएगा, 5 से आएगा, 5 गुणा 6 होगा, 6 गुणा 5 होगा। अब 6 से तो लिखना नहीं, 6 का हो चुका है कॉम्बिनेशन, 7 है ना, 8 9 10 10 10 आ चुका है तो दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। 11 12 13 14 15 15 आ चुका, रिपीट नहीं करेंगे। अब कोई मिलने वाला नहीं, अब कोई नहीं, अब खुद 30 मिलेगा तो वो रिपीट हो चुका, ऑलरेडी रिपीट। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 4 4 8। तो टोटल पॉसिबल ऑर्डर कितने आएंगे? 8 आएंगे। टोटल पॉसिबल ऑर्डर कितने आएंगे? 8 आएंगे। अब यहां से मैं एक पीपी मेथड बता रहा हूं। पीपी मेथड क्या है इसको सुन लो ध्यान से। पीपी मेथड क्या होता है? अगर किसी नंबर को उसके प्राइम के मल्टीपल में लिख दिया, अगर 10 को प्राइम के मल्टीप्लायर में लिखते हैं तो 2 गुणा 5 लिख सकते हैं। क्या 2 गुणा 5 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? 2 भी प्राइम है और 5 भी प्राइम है। प्राइम क्या नंबर होता है? इसको भी साथ साथ रिवाइज कर लो। अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो सिर्फ कोई 2 नंबर से डिवाइड हो, सिर्फ ना 2 नंबर से कम ना 2 नंबर से ज्यादा, 2 बोला जाए तो 2। बोले 1 प्राइम नंबर है? बोले नहीं है, सिर्फ 1 से डिवाइड होती है। 2 प्राइम नंबर है? बोले है, 1 और 2 से डिवाइड होती है। 3 प्राइम नंबर है? बोले है, 1 और 3 से डिवाइड होती है। 4 प्राइम नंबर है? बोले नहीं है, क्योंकि 1 और 2 और 4 से डिवाइड होती है। तो प्राइम नंबर वही होते हैं जो सिर्फ 2 नंबरों से डिवाइड हो, सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, वो प्राइम नंबर होते हैं। वो क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। अच्छा, जो 3 या 3 से ज्यादा नंबर से डिवाइड होते हैं उनको कंपोजिट नंबर कहते हैं। ये भी सीख लो, उनको कंपोजिट नंबर कहते हैं। इसी चैप्टर में भी यूज होगा, उनको कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात करी जाए तो 2 जो है वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। और अगर 4 की बात करी जाए तो ये स्मॉलेस्ट जो है कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है। इतनी बात समझ में आई? तो पीपी मेथड कैसे डायरेक्ट बताता है, आपको ये तमाशा करने की जरूरत नहीं। किसी मैट्रिक्स में अगर 10 एलिमेंट हैं तो 10 को पीपी में लिख सकते हैं, यस 2 गुणा 5, ये भी प्राइम ये भी प्राइम। अब इनकी पावर देख लो, पावर में 1 जोड़ो फिर गुणा करो, पावर में 1 जोड़ो फिर गुणा करो, 2 गुणा 2 कितना आया? 4। बताइए पॉसिबल ऑर्डर 4 आए कि नहीं आए? यस या नो? हो रहा है रिवाइज, हो रहा है। तो जिस मैट्रिक्स में 30 एलिमेंट थे, पीपी मेथड से अगर पीपी मेथड लगाएंगे, प्राइम वाला मेथड, तो देखो 30 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5। यस या नो? 2 3 6 5 30। यस या नो? ये भी पीपी होने चाहिए। पीपी नहीं तो फिर नहीं लगेगा, फिर तो रायता फैलाओ, फिर तो यही इसी तरह का बकवास करो, फिर तो पसीना बहाना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, पीपी मेथड भैया लगाएंगे। कौन सा मेथड? पीपी मेथड। तो देखो 2 3 5 पीपी है, तो पीपी बजाओगे तो लोग हट जाते हैं, किनारे हो जाते हैं। कैसे? इसकी पावर 1 में 1 जोड़ना है, गुणा करते जाओ, 1 में 1 जोड़ना है, गुणा करते जाओ, 1 में 1 जोड़ना है, गुणा करते जाओ, 2 दूनी 4 दूनी 8,
माय डियर 8 ही आए थे, 8 ही आए थे। बोलो भाई यस या नो, यस या नो, हाँ जी बोल दो जल्दी से। हाँ जी। अगर मैं कहूं किसी मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट है, 18 एलिमेंट हैं, तो उसके पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे? पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे? तो रायता मत फैलाना कि 1 18 18 1 2 9 9 2 3 6 6 3, ये सब तमाशा नहीं करना। आपको क्या करना है? पीपी मेथड। कैसे? पीपी मेथड कहता है कि 18 को लिख सकते हैं 9 गुणा 2, लेकिन 9 प्राइम नहीं है, लेकिन लिख सकते हैं इसको 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 9 होता है, और 2 की पावर 1, 2 की पावर 1। बोलो, बोल दो ना जरा, पी पी दिख गया, पी पी दिख गया। और जब पी पी दिख गया तो इसकी पावर कितनी है ससुरा? 2। तो 2 में 1 ऐड कर दे मेरे भाई, 2 में 1 ऐड कर दे मेरे भाई। और इसकी पावर 1 है तो 1 में 1 ऐड कर देना लल्लन पुत्तन बाबू। तो ये हो गया 2 और 1 3, और ये हो गया 2 3 दूनी 6, तो इस पॉसिबल ऑर्डर 6 निकलेंगे। आप बताइए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मुझे बताना नहीं था, ऑर्डर तो एक बहाना है, हमें तो पॉसिबल ऑर्डर समझाना था, पॉसिबल ऑर्डर समझाना था। समझ में आया? समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। भले ये क्लास अपलोड हो जाएगी, लेकिन कमेंट में अपना नाम जरूर लिखना, और आपको कैसी लगी ये फील जरूर करना, तो मैं आपको रिप्लाई करता चला जाऊंगा। और इंडिविजुअल हम आपसे बात भी करेंगे, और आपको जो समस्या आ रही होगी इंडिविजुअल कंटेंट अलग से भी लिंक के थ्रू प्रोवाइड करा देंगे। इसलिए कमेंट देना मत भूलना, कमेंट में जरूर लिखना जो भी आपको चाहिए, और कैसा सेशन लगा तो इसके बारे में फीडबैक दे देना, फीडबैक दे देना। ठीक है, चलो भाई बढ़ते हैं आगे। बढ़ते हैं आगे। द नंबर ऑफ लिखा हुआ, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 विद ईच एंट्री 0 और 1, विद ईच एंट्री 0 और 1। इसको देखो ध्यान से, ये बड़ा बढ़िया सवाल है। हमें पॉसिबल मैट्रिसेस बतानी है, लेकिन ऑर्डर फिक्स है 3 क्रॉस 3 का ही होना चाहिए। इसका मतलब ध्यान से देखो भैया, अगर कोई मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की ले रहे हो तो इसमें कितने बॉक्स होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या तो 9 बॉक्सेस होंगे, 9 बॉक्सेस होंगे। लेकिन शर्त यह है 3 क्रॉस 3 की बता रहा, ऐसी कितनी मैट्रिक्स बनेंगी जिसकी हर एक एलिमेंट की जगह पर या तो 0 आए या 1 आए, 0 या 1। तो सुनो मेरे भाई, कॉम्बिनेशन लग गया, कॉम्बिनेशन लग गया। एक बच्चा कहेगा सर जी आपने कैसे जाना? तो सुनिए मेरे भाई, अगर आपको कोई बोल्ट खोलना हो, बोल्ट बोल्ट नहीं खोलते गाड़ी का, तो ध्यान देना, जो अच्छा कारीगर होता है, जो सालों से बोल्ट खोलता आता है, वो बोल्ट देख के बोलता है भैया छोटू, हे छोटू पाना नंबर 6 दे दो, पाना नंबर 6 दे दो। उतना अनुभव होता है, पाना नंबर 12 दे दो। इतना एक्सपीरियंस होता है उन लोगों को कि उनको पता है कि इस बोल्ट के लिए कौन सा पाना लगेगा। तो अगर आप रिवीजन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटो मोड में आप सवाल का जो बोल्ट है वो देखकर समझ जाओगे इसमें कौन सी रिंच लगानी है, कौन सी रिंच लगानी है। मेरी बात समझ रहे हो? तो कॉम्बिनेशन ही मेथड लगता है जब फिलिंग की बात आए। इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर कोई 2 विधायक भर सकते हैं, या तो विधायक नंबर 0 या विधायक नंबर 1, और टोटल 9 वैकेंसी है। और जब भरेंगे तो ऐसे कितने टाइप के घर 3 क्रॉस 3 के बन जाएंगे ये पूछ रहा है। तो भैया जो पहला बॉक्स है इसको भरने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं, या तो 0 भर सकते हैं या 1 भर सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं भर सकते। तो कॉम्बिनेशन कहता है पहले क्रिया को करने के कितने तरीके हैं? 2 ways, there are 2 ways to done the first type of action, yes या नो। फिर बोले दूसरी क्रिया को, तो ऐसा तो है नहीं कि रिपीटेशन अलाउड नहीं, कितने भी बार रिपीट कर दो, ऐसा तो इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया। तो दूसरी जगह पर भी
दूसरी जगह पर भी दो तरीके से भरा जा सकता है, तो तेजी तेजी गाड़ी चलाओ। तीसरी जगह पे भी कोई दो तरीके से भर सकते हैं, तो चौथी जगह भी दो तरीके, चलते चलते नौवीं जगह ये है, इसमें भी दो तरीके से। तो टोटल नंबर ऑफ बेस की बात हो तो कौन बताएगा? कॉम्बिनेशन चैप्टर जब मैं शुरू करता हूं, या आप जहां भी पढ़े होंगे, जो भी गुरुदेव रहे होंगे उनको प्रणाम करो और उनको याद करो। कॉम्बिनेशन जब रहा होगा तो जरूर बताया होगा कि पहले क्रिया को, फर्स्ट एक्शन को करने के अगर एन बेस, दूसरे को करने के एन बेस और तीसरे को करने के एन बेस, तो पूरी होल एक्शन को करने के कितने बेस होंगे? हाउ मेनी बेस? तो एम इंटू एन इंटू पी, सारे क्रियाओं का गुणा कर देते हैं। याद आया? ओ हो। तो टोटल कितने होंगे? 2 की पावर कितने? 9 बार आया है, तो 2 टू द पावर ऑफ 9, 512। तो 3 क्रॉस 3 की पॉसिबल मैट्रिक्स कितनी बनेंगी? इन दो एलिमेंट की फिलिंग करने पर 512 बन जाएंगी। डी ऑप्शन इज राइट, डी ऑप्शन इज राइट, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सही जवाब है, सही जवाब है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। हाउ मेनी मैट्रिसेस आर पॉसिबल? अब अलग अलग ऑर्डर की कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल होंगी? ओके, तो अलग अलग ऑर्डर की कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल होंगी? तो अभी हमने कहा था कि कितने अलग अलग ऑर्डर की मैट्रिक्स बतानी है, तो टोटल एलिमेंट पता होने चाहिए। तो पीपी मेथड लग सकता है, या उनको निकाला भी जा सकता है, या उनको निकाला भी जा सकता है, उनको निकाला भी जा सकता है। तो देखिए, हाउ मेनी मैट्रिक्स आर पॉसिबल ऑफ डिफरेंट ऑर्डर इन विच ऑल एलिमेंट्स आर प्राइम नंबर लेस देन 30, लेस देन 30। इसका मतलब इन भाई साहब ने एलिमेंट दिए नहीं, इन भाई साहब ने टोटल एलिमेंट दिए नहीं, सेट बिल्डर फॉर्म लिख दिया कि स्टेटमेंट पढ़ो और सेट के अंदर एलिमेंट ढूंढो। यस नो? तो क्या करेंगे? आपको 30 से कम नंबर बताने हैं, लेकिन वो शर्त है प्राइम होने चाहिए। तो सबसे पहला प्राइम 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। एक गधे 9 नहीं है, 1 से भी, 3 से भी, 9 से भी। ये कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है। 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15 नहीं, 16 नहीं, 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 24, 25, 26, 27, 28, 29। कितने हो गए? इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए? देयर आर 10 एलिमेंट। 10 वाला तो अभी मैंने कहा था पीपी मेथड लगा दो, 2 इंटू 5, दिस इज द पी, दिस इज द पी, मतलब प्राइम, पावर 1, पावर 1। कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 1 प्लस 1। पावर में फिर 1 जोड़ दो, पावर में ये होता है पावर, पावर ये क्या होती है? पावर, और पावर में 1 जोड़ा जाता है, 2 दूनी 4। तो जिस मैट्रिक्स में टोटल इन 10 एलिमेंट होंगे, तो उससे पॉसिबल ऑर्डर कितने हो सकते हैं? पॉसिबल ऑर्डर 4 हो सकते हैं। सी ऑप्शन लग जाएगा। मेरे भाई, अगर सवाल समझ में आ रहा है, रिवीजन चल रहा है, तो बिल्कुल एकदम जीरो लेवल पे बैटिंग नहीं कर रहा हूं, जीरो लेवल पे पढ़ा रहा हूं। मैंने शुरू में कहा था, जिसके समझाने का तरीका हो आसान, वही शिक्षक है महान। जिसकी बातें टच कर जाएं, वही है महा टच। जिसकी बातें दिल में उतर जाएं, वही है दिल वाला, वही है दिल वाला। यस या नो? तो बाकियों को घर वाला मत बनाओ, हमें दिल वाला बना लो। अब कहा किसी ने टाइप ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं, पीवाईक्यू पे भी चलेंगे। बहुत सारे पीवाईक्यू हैं इस सेशन में, बहुत सारे पीवाईक्यू हैं, चिंता मत करना, बहुत सारे पीवाईक्यू हैं। भगवान ने चाहा थोड़ा खांसी है, उसी सेम कॉन्सेप्ट पर हो सकता है प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट हो जाए। देखिए, रो मैट्रिक्स क्या है? टेंशन नहीं लेना। क्या? जिसमें केवल एक रो, मतलब जो मैट्रिक्स है वो लेटी लेटी हो, लेटी लेटी हो, लेटी लेटी हो, लेटी लेटी हो।
ये एलिमेंट को लिखने का तरीका है, ये रो को बताता है, ये कॉलम को, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो एनवा कॉलम। तो कितनी रो है? एक रो, कॉलम कितने? एन। तो जिसमें नंबर ऑफ रो, सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा इस पे जोर नहीं देंगे, जिसमें नंबर ऑफ रो एक हो वो रो मैट्रिक्स होती है। कॉलम मैट्रिक्स की बात करें तो खड़ी खड़ी हो, खड़ी खड़ी हो, वर्टिकल हो, जैसे A11, अब A21, A31 और AM1। तो देखिए ध्यान से, कितनी कितने एक रो, दो रो, तीन रो, एम रो। तो एम रो, कॉलम एक ही है, कॉलम एक है। तो जिसमें नंबर ऑफ कॉलम अगर एक है तो वह कॉलम मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रो एक है तो वह रो मैट्रिक्स होती है। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात। आगे बढ़ते हैं। जीरो मैट्रिक्स क्या होती है? जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो हो, जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो हो, जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो हो। ये मैट्रिक्स 1x1 की है, कोई भी एक सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स होता है, ये भी ध्यान रखना। कोई भी नंबर एक मैट्रिक्स हो जाता है, कोई भी नंबर एक मैट्रिक्स हो जाएगा, कोई भी नंबर हो उसका ऑर्डर 1x1 तो होता ही है। याद रखना, कोई भी नंबर हो उसका ऑर्डर 1x1 तो होता ही है। और ध्यान रखना, कभी कभी मत भ्रम हो जाता है, जीरो मैट्रिक्स जरूरी नहीं कि स्क्वायर हो, जीरो मैट्रिक्स जरूरी नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो। जैसे ये 2x2 की है, ये 1x2 की है, तो ये तो जी स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर है। 1x1 की कोई भी नंबर स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, कोई भी नंबर। नहीं नहीं, तुम्हें बातें बता रहा हूं जो तुम भी खुद आ रहे होगे, सिर ये सर जी के उनसी पिच पे बात कर रहे हैं। कोई भी नंबर स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। बोले क्यों? बोले 1x1 का होता है, तो रो और कॉलम जिसमें बराबर हो वो स्क्वायर होती है। देखो अगली मैट्रिक्स आ गई स्क्वायर मैट्रिक्स, ABCD। बोले कैसी मैट्रिक्स है? बोले स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स? स्क्वायर। और ध्यान रखना, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है मेरे भाई, उसी का डिटरमिनेंट निकलता है, उसी का डिटरमिनेंट निकलता है। जैसे इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है तो ऐसे डंडा लगाना है। और कैसे? देखो, राइट टू लेफ्ट गुणा करो तो AD, और फिर माइनस लगाओ, लेफ्ट टू राइट गुणा करो तो BC। देखो ध्यान से, ये 2x2 का डिटरमिनेंट हो गया। अगर 3x3 हो, ABCDEFGHI, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है मेरे भाई, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन 3x3 की है। अगर इसके डिटरमिनेंट की बात करेंगे तो क्या आएगा इसका डिटरमिनेंट? इसका डिटरमिनेंट आता है, ध्यान रखना, पहले प्लस चिन्ह आता है, फिर माइनस चिन्ह आता है, फिर प्लस आता है। बोले क्यों? ये जो लोकेशन होती है ये A11 की होती है, ये जो लोकेशन है ये A12 की है, और ये लोकेशन है ये A13 की। जब I और J का योग इवन नंबर होता है, 1 और 1 2, तो वहां प्लस आता है। और जब I और J का योग ऑड नंबर आता है, 2 और 1 3, तो वहां माइनस होता है। क्योंकि इस रूल से लिखा जाता है -1 की पावर I + J रूल लगाया जाता है। अब हम कहें कि इस जगह पर कौन सा साइन आएगा, तो ये तीसरी रो का तीसरा कॉलम का एलिमेंट है, तो 3 3 वाला है, और 3 3 में उसका सम 6 होगा, और जब सम 6 होगा तो ये प्लस चिन्ह आएगा, क्योंकि इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर है मेरे भाई। वो कौन सा नंबर है? वो इवन नंबर है, वो इवन नंबर है, वो इवन नंबर है। तो आइए अब विस्तार कर लेते हैं। +A से शुरुआत करो, सामने के मरे नीचे के मरे ये लोग बचे, और ये लोग इसकी तरह हो जाएंगे। कैसे? EI -FH, फिर दूसरा माइनस का B उतारा लेंगे, नीचे के मरेंगे, सामने के मरेंगे, DI -GF आ गए। देखो GF तो हर जगह घुस जाती है, GF चीज ही खतरनाक है। अब नंबर C पे आएंगे, +C की बात करेंगे तो इसके नीचे के मरेंगे, सामने के मरेंगे, E लोग बचेंगे। तो DH माइनस का GE, यस या नो? माइनस का G। तो ये डिटरमिनेंट निकालने का तरीका है। इसका मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट पॉसिबल है। हर एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पॉसिबल है क्या? नो।
सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पॉसिबल होता है। आगे यूज करेंगे तो हमने डिटरमिनेंट का बेसिक समझा दिया। हम बेसिक समझाते हुए चल रहे हैं, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, आई प्रॉमिस टू यू। ये सवाल बड़ा प्यारा मुझे लगा, जब मैंने इस सवाल पर रिसर्च करी तो ये सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा कि कह रहा है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। ए भाई तुमको बताना है कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। पूरा कोई नल मैट्रिक्स वाइड मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, बात एक ही है, शून्याव्यू शून्याव्यू शून्याव्यू। कोई भी शून्याव्यू मतलब ए बराबर जीरो तो क्या उसका डिटरमिनेंट जीरो होगा? क्या उसका डिटरमिनेंट जीरो होगा? सोचो जरा, कोई भी शून्याव्यू हो क्या उसका डिटरमिनेंट जीरो होगा? तो मैं अभी पढ़ा रहा था तब मैंने चिल्लाया था, मैं जब जोर दे दूं समझो वो चीज आगे आने वाली। ये भी तो शून्याव्यू है, क्या इसका डिटरमिनेंट पॉसिबल है? अबे इसका डिटरमिनेंट ही पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कोई भी शून्याव्यू का मुंह उठा के डिटरमिनेंट नहीं निकालेंगे। इसका मतलब है कोई भी शून्याव्यू का मुंह उठा के बोला ए नल मैट्रिक्स डिटरमिनेंट बराबर जीरो, फॉल्स है। कहना भैया हर एक शून्याव्यू का डिटरमिनेंट पॉसिबल नहीं है। भाई ये भी तो शून्याव्यू है, क्या इसका डिटरमिनेंट निकल जाएगा? नहीं निकलेगा ना। 2x3 स्क्वायर ही नहीं है तो इसका डिटरमिनेंट कैसे? मान लो जीरो लिख भी लिया, अब इसका कहां गुणा करोगे? कहां गुणा करोगे? कहां गुणा करोगे? बोलो 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 बोलो। तो इसका मतलब है फिर कह रहा है कि जिसका डिटरमिनेंट जीरो हो वो ऑलवेज नल मैट्रिक्स होती है। सोचो 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 जरा, जिसका डिटरमिनेंट जीरो हो क्या वो हमेशा नल मैट्रिक्स होगी? क्या वो हमेशा नल मैट्रिक्स होगी? जल्दी से बोलो, क्या वो हमेशा नल मैट्रिक्स होगी? सोच लिया। अब ये कह रहा है जिसका डिटरमिनेंट जीरो हो, तुम कहोगे हाँ सर वो हमेशा नल मैट्रिक्स होगी। है घन चक्कर, ये लो ये लो, इसका डिटरमिनेंट 1 मंजा 1 -1 लो जीरो। क्या नल है? घंटा नल है। चलो ये देखते हैं 2 2 2 2 बोले क्या ये नल डिटरमिनेंट जीरो है? 2 दूनी 4 2 दूनी 4 4 -4 क्या जीरो? अबे धनिया की भाव ऐसी लाखों करोड़ों मैट्रिक्स आ रही हैं जिनका डिटरमिनेंट जीरो है लेकिन वो नल नहीं है, वो नल नहीं है, वो जीरो मैट्रिक्स नहीं है, वो जीरो मैट्रिक्स नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट जीरो हो तो ये जरूरी नहीं कि नल मैट्रिक्स हो। ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। तो फिर बोलो ये ट्रू है। ऐसे थोड़ा ना, सीख के बोलो, सीख के बोलो। बाकी ये तो पक्का है, अब आखिरी वाला तो हम ट्रू वाला ही दिए होंगे। मुन्ना बोलो मुन्ना, तो क्या बोलोगे? सर ये जो मैट्रिक्स है स्क्वायर नल मैट्रिक्स है। बिल्कुल सही, नल मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट जीरो है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। लेकिन अगर वो नल मैट्रिक्स स्क्वायर हो गई तो कसम भगवान की है उसका डिटरमिनेंट जीरो होगा। पक्की बात है। कैसे? कोई भी नल मैट्रिक्स अगर स्क्वायर हो गई तो या तो 2x2 की होगी या 3x3 की होगी या सिर्फ 1x1 की होगी, और इन सब का डिटरमिनेंट जीरो होगा। इन सब का डिटरमिनेंट जीरो। तो इसका मतलब है सिर्फ नल मैट्रिक्स लिखाओ और बोल दे डिटरमिनेंट जीरो होगा तो गलत। कुछ ऐसी नल मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट पॉसिबल ही नहीं होगा, जिसका डिटरमिनेंट पॉसिबल ही नहीं होगा। दूसरी बात ये लिखाओ बेटा कि नल मैट्रिक्स है लेकिन साथ ही साथ स्क्वायर भी है। हाँ नल तो है, स्क्वायर है तो डिटरमिनेंट पॉसिबल है, और नल है तो शून्य बटा सन्नाटा है, और नल तो जीरो जीरो होते हैं, जीरो के अलावा कुछ आता ही नहीं है। पक्की बात है उसका डिटरमिनेंट जीरो होगा, उसका डिटरमिनेंट जीरो होगा। बोलो भैया, बढ़ते हैं अब आगे की ओर, आगे की ओर। ये भी एक सवाल मुझे कहीं किसी प्रीवियस क्वेश्चन में दिखाई दिया तो मैं लपक के ले आया। मैंने कहा लपको, मैंने कहा लपक लो, ऐसे सवाल फिर नहीं मिलेंगे दोबारा। कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? बोलो भाई, अब तुम ही बोलो। एवरी जीरो मैट्रिक्स आर स्क्वायर मैट्रिक्स। मजाक कर रहा है, मजाक कर रही है, मजाक कर रही है। कौन सा करेक्ट है? एवरी जीरो मैट्रिक्स आर स्क्वायर मैट्रिक्स। भाई कहां गधे, ये जीरो मैट्रिक्स है तो ये कहां स्क्वायर है? नहीं है ना। नहीं, गलत गंदी बात, हमें तो करेक्ट बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ये इनकरेक्ट है तो उसको टिक नहीं लगाना। मैट्रिक्स हैज अ न्यूमेरिकल वैल्यू,
मैंने शुरू में ही कहा था मैट्रिक्स की कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है। तो ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, हमें तो करेक्ट बताना, तो फिर ये भी इनकरेक्ट, दोनों तो हो ही नहीं सकते। तो नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं? कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम सवालों को रिसर्च करके लाए हैं, बहुत मेहनत करी है, 12-12, 15-15 घंटा जब काम किया तब बच्चों ये वन शॉट बनते हैं। क्योंकि सारे सवाल नहीं डाल लेने हैं, लेकिन ऐसा वन शॉट हो कि चैप्टर भी करीब करीब कंप्लीट हो जाए, एक भी कॉन्सेप्ट बचे ना, जरूरी जरूरी जो सवाल होते हैं मैंडेटरी वो भी ना बचे। अभी तो PYQs आएंगे ढेरों। अगला सवाल, अगला सवाल बच्चों, अगला सवाल आएगा। अब देखो ये सवाल थोड़ा बेसिक है, क्योंकि अभी मैं PYQ लूंगा तो इस तरह की अब तक जितनी मैंने टर्मिनोलॉजी पढ़ाई ये सब प्रीवियस ईयर में यूज होगी, इसलिए मैं जितनी भी टर्मिनोलॉजी है, बेसिक फंडा है, एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट है, वो हम जल्दी से रिकॉल करवा रहे हैं। आधा घंटा कॉन्सेप्ट रिकॉल हुआ करेंगे, फिर आधा घंटा PYQ होंगे, फिर आधा घंटा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर आधा घंटा PYQ करेंगे। ऐसे 2-2.5 घंटा में एक वन शॉट पार्ट 1 कवर करेंगे। तो किसी को चुल नहीं मचनी चाहिए, अरे ये तो कॉन्सेप्ट हमें सब रटे पड़े। भैया रटे हैं तो इतना रट लो कि मौत भी सामने आ जाए तब भी कॉन्सेप्ट याद करते करते मरे। मौत भी सामने आ जाए तो कॉन्सेप्ट याद करते करते मरे। बोलो भाई। तो कह रहा है एक मैट्रिक्स है जो 2x2 की है और इसके जो एलिमेंट है वो इस रूल के हिसाब से आएंगे। तो कह रहा है ए क्या होगी, देखो ध्यान से। ए जो मैट्रिक्स है मेरे भाई वो 2x2 की, इसका मतलब यहां जो एलिमेंट होगा A11 होगा, यहां जो एलिमेंट होगा A12 होगा, यहां जो एलिमेंट होगा A21 होगा, यहां जो एलिमेंट होगा A22 होगा। अब दोस्त A11 को मान यहां से निकलेगा I भी1 J भी1, 1 + 1 2, ये लो निकाल लिया। A12 का मान यहां से निकलेगा I1 J2 3 आ गया। देखो बेसिक है ये, A21 का मान यहां से, अब I2 हो गया और J1 हो गया, तब भी 3 आया, और A22 लास्ट वाला बचा, I भी 2 है और J भी 2 है, और 2 और 2 4 हो जाएगा। दोस्तों यहां से बन गई मैट्रिक्स 2 3 3 4। हेलो बच्चों, कैसे हो प्यारे प्यारे बच्चों? 2x2 की मैट्रिक्स बन गई। तो ऐसे कठिन से कठिन कोई भी रूल दे दिए जाए मेरे लाल, इसमें ठोको और उत्तर दो। ठोको ताली, यस या नो, ठोको ताली। चलो भाई अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होती है। नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से कम होनी चाहिए, मतलब कॉलम ज्यादा, जैसे 1 2 3 4 5 6। तो देखो ये हॉरिजॉन्टल है, ये 2 रो 3 क्रॉस। देखो एक काम करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखो ये भी हॉरिजॉन्टल है। कैसे जाना, देखो लेटी लेटी बढ़ रही, चौड़ाई बढ़ती चली जा रही है। हॉरिजॉन्टल में चौड़ाई बढ़ती चली जाएगी, लंबाई बढ़ती चली जाएगी और चौड़ाई कम होगी, चौड़ाई कम होगी। हॉरिजॉन्टल ये होगा, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल। इसलिए नंबर ऑफ रो, रो कॉलम से कम होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल की कंडीशन में तो नहीं है। और वर्टिकल कंडीशन इतनी है, वर्टिकल तब होगी जब रो ज्यादा हो जाए। कैसे, जैसे 1 2 3 4 5 6। देखो वर्टिकल होने लगी, वर्टिकल होने लगी, कॉलम टाइप की होने लगी, कॉलम टाइप की। कैसे, 2 रो है और कॉलम, 3 रो है और कॉलम 2। तो जब रो कॉलम से ज्यादा होती हैं, जब रो कॉलम से ज्यादा होती हैं, रो ग्रेटर होती हैं किससे, कॉलम से, तो वो वर्टिकल होती चली जाती है। कॉमन सेंस लगाओ, वो वर्टिकल होती चली जाएगी, लंबी लंबी होती चली जाएगी। बस रो, क्यों रो ऐसे, रो 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 ऐसे, रो 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 रो, तो लंबी हो गई, खड़ी खड़ी लंबी हो गई, तो वर्टिकल हो गई। क्या ना, वर्टिकल। ये सुनो, तो जब रो कॉलम से ज्यादा हो तो रो ऐसे गिरती चली जाएंगी, तो वर्टिकल हो जाएगी। यस या नो? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? देखो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पढ़ लेते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है बच्चा, स्क्वायर होंगे, ये तो गारंटी है, बिना स्क्वायर के ये कोई भी मैट्रिक्स बनने वाली नहीं है। पहली शर्त है कि स्क्वायर का होना कंपलसरी है।
स्क्वायर का होना कंपलसरी है मेरे भाई, स्क्वायर का होना कंपलसरी है। कैसे? अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करना है दोस्त, तो देखो ध्यान से, ए बी सी डी ई एफ, और ये 0 ये 0 ये 0। देखो ध्यान से देखना, अगर अपर ट्रायंगुलर की बात कर रहे हैं तो ये होता है डायगोनल, किसी भी स्क्वायर का ये डायगोनल होता है, विकर्ण होता है, विकर्ण होता है, विकर्ण होता है, विकर्ण होता है ये और डायगोनल के जितने भी, डायगोनल के ऊपर क्या है, नई बात, कुछ लोग कहते हैं डायगोनल के नीचे सारे 0 होने चाहिए, ये आइसक्रीम बन गई नीचे वाली, तो अपर ट्रायंगुलर, और ऊपर त्रिभुज बन गया, बन गया। तो बच्चे अपने पेट से बोलते हैं, अच्छा सर डायगोनल के नीचे सारे 0 हो तो ऊपर कोई 0 ना हो। नालायको, ऊपर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, कोई गारंटी नहीं, लेकिन नीचे 0 होने चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 0 0 0, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल के नीचे सारे 0। लेकिन ऐसा नहीं कि ये अगर मैं ऊपर कोई 0 करता हूं सारे, तब भी वो अपर के लिए ऊपर नहीं देखते हैं, नीचे सब 0 दिख जाए तो अपर है, ऊपर सब हो 0, कोई दिक्कत नहीं। लो कंफ्यूजन ही दूर कर दें यार, ना रहे बांस ना बजेगी बांसुरी। ये लो देख लो भाई, अब बोले ऊपर सर सारे 0, अब क्या हो जाएगा? अरे भैया ऊपर देखना ही नहीं, बस तुम्हें ये देखना है डायगोनल को छुपाओ, ये देखो डायगोनल नीचे सब 0, हाँ बस अपर। अब वो लोअर भी हो जाए तो बात अलग है, जरूरी नहीं है ना, नर है और मादा है, और नर मादा दोनों भी होता है, ध्यान रखना। तो ध्यान रखो, ध्यान से देखो, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो रूल है, रूलिंग समझो कि डायगोनल को छुपाएं तो उसके ऊपर सारे 0, डायगोनल के ऊपर सारे, तो बोले नीचे नहीं होने चाहिए, अरे ऐसा कुछ नहीं है। ये लो, हम कंफ्यूजन दूर ही करने आए हैं, सिर्फ रिवीजन कराने नहीं आए हैं। हमने कहा ना, जिसके पढ़ाने का समझाने का तरीका है आसान, वही टीचर है महान, हवा हवाई के चक्कर में मत पड़ो। मानता हूं जेई के सवाल कठिन हैं, लेकिन जहां से समझ में आए उसको लपक के पकड़ लो। अब समझो, ये अब मैंने कहा ये अब लोअर ट्रायंगुलर है, ये डायगोनल है, ये डायगोनल, तो इसके नीचे सारे एलिमेंट 0 है। हाँ लोअर ट्रायंगुलर में, अच्छा ऊपर, हाँ ऊपर देखना, लोअर ट्रायंगुलर, नीचे ट्रायंगल हो गया, नीचे से पहले डायगोनल के ऊपर सारे 0 है, हाँ है लोअर ट्रायंगुलर। तो बोले सर ये अपर भी है, तो उसमें क्या दिक्कत हो, अपराध हो गई क्या? अपराध हो गई, सजा दे ले, तो उसमें क्या दिक्कत हो गई भाई? डायगोनल और डायगोनल के ऊपर सब, डायगोनल को छोड़ो और नीचे छोड़ो, डायगोनल के ऊपर सब 0 है, हाँ ऊपर 0 है, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अब इसमें देखो, डायगोनल के नीचे भी सारे 0 हैं, ऊपर क्या है लेना देना नहीं है, फिर समझो ऊपर क्या है उससे लेना देना नहीं है, तो ये अपर भी हो गया। इसका मतलब है जो स्क्वायर 0 मैट्रिक्स हैं, जो स्क्वायर 0 मैट्रिक्स हैं, वो अपर और लोअर ट्रायंगुलर दोनों होते हैं। जो स्क्वायर 0 मैट्रिक्स है वो अपर और लोअर ट्रायंगुलर दोनों होती है। और ध्यान देना, लेकिन अब एक शुद्ध रूप और जाते हैं, जब रियल में शुद्ध रूप से अपर ट्रायंगुलर होती है, तो तुम देखो पहली रो में 0 नहीं, दूसरी रो में 1 0, तीसरी रो में 2 0। इसका मतलब जब रो में बढ़ते हुए जाएंगे तो 0 बढ़ेंगे, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का नोटेशन है। और देखो जब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करी जाए, तो पहले कॉलम में 1 भी 0 नहीं, दूसरे में 1 0, तीसरे में 2 0। इसका मतलब है जब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स टिक लगाएंगे तो जे का मान जब बढ़ाएंगे तो 0 बढ़ेंगे। ये एक नोटेशन भी है, ये एक नोटेशन भी है मेरे भाई, ये एक नोटेशन भी है, ये एक नोटेशन भी है दोस्त। अब देखो ध्यान से,
अब इसी में एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, बड़ी गहरी बात बताने जा रहे हैं। कोई भी मैट्रिक्स, अगर अपर का शुद्ध उदाहरण लें, ABCDEF, ये अपर का शुद्ध उदाहरण है, शुद्ध, कोई मिलावट नहीं इसमें, कोई भी मिलावट नहीं, ये अपर का शुद्ध कि डायगोनल के नीचे सारे जीरो होने चाहिए। अब ऊपर है कि नहीं हमें उससे लेना देना नहीं, हम तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का ये हमारे पास शुद्ध उदाहरण। तो अगर यहां से देखें कि इसमें मैक्सिमम कितने जीरो होंगे, आई डोंट नो, हो सकता है ए भी जीरो हो जाए, बी भी हो जाए, सी भी हो जाए, डी भी हो जाए, ई भी हो जाए, एफ भी हो जाए, मैक्सिमम जीरो छोड़ दीजिए, लेकिन मिनिमम कितने जीरो होंगे, मिनिमम कितने जीरो होंगे, मिनिमम कितने जीरो होंगे अगर इस मैट्रिक्स ए में जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, मिनिमम कितने जीरो होंगे। तो ये तो गारंटी है, अगर कोई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसके डायगोनल के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, सॉरी डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट, तो मिनिमम 3 तो होंगे ही होंगे जीरो। तो कैसे निकालेंगे, वो 3 कैसे निकालेंगे, जब अभी 3 क्रॉस 3 का था इसलिए सरल था, जल्दी समझ, हम कह रहे 20 क्रॉस 20 का है, ओ चक्कर आने लगे। तो तरीका क्या है, देखो टोटल जो एलिमेंट होंगे इसमें, टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट होंगे मेरे भाई, वो ऑर्डर का स्क्वायर कर देते हैं, 3 का स्क्वायर, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। उसके बाद ध्यान देना, उसके बाद अगर ये कहा जाए कि डायगोनल पे कितने एलिमेंट होंगे, डायगोनल के कितने एलिमेंट होंगे, तो बच्चों जितने क्रॉस कितने होते हैं उतने ही एलिमेंट होते हैं, देखो 1 2 3। तो ध्यान रखना, तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो की अगर हम बात कर रहे हैं तो टोटल एलिमेंट में से पहले डायगोनल के हटा दो, तो ये केस बन सकता है कि शायद ADF जीरो ना, और हमें मिनिमम नंबर, नीचे की तो गारंटी है ये तो जीरो होंगे ही होंगे, इनकी कोई गारंटी नहीं, इनकी कोई एश्योर्ड नहीं है कि ये जीरो होंगे ही होंगे। तो ये 3 तो हटाने पड़ेंगे, टोटल में 3 हटा दो। अब जो हटाए तो अब जो कितने बचे, देखो हल कर लो, 3 तो का 9, 9 में 3 का 6, 6 का मतलब है 3 ऊपर वाले और 3 नीचे वाले। अब उसमें भी ये जो 3 है इनकी भी गारंटी है शायद ये जीरो ना हो, भाई अपर ट्रायंगुलर है तो अपर ट्रायंगुलर में शायद ऊपर वाले एक भी जीरो ना हो, डायगोनल के नीचे वाले जीरो होते हैं, ऊपर वाले हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, लेकिन हमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरो बताने हैं, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो बताने हैं, तो ऊपर वाले जीरो हो भी सकते हैं और नहीं भी। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि जितने एलिमेंट हैं उनमें से डायगोनल के हटा दिए और उसके आधे कर दिए, ये फार्मूला बन गया मिनिमम नंबर ऑफ जीरो। इसका मतलब है जो मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है, इन दोनों का नाम होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इनका नाम होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इनका नाम होता है मेरे भाई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ध्यान रखना, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर वो ऑर्डर n की है, अगर वो ऑर्डर n का मतलब क्या है, n क्रॉस n की, जब भी लिखा होता है ऑर्डर n, तो ध्यान देना मेरे भाई, अगर वो ऑर्डर n की है तो एक बात कसम खा लेना कि उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे n स्क्वायर में से उसके डायगोनल पे n एलिमेंट होंगे। अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर n क्रॉस n है, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर n क्रॉस n है, तो उसमें टोटल कितने एलिमेंट होंगे, ऑर्डर का स्क्वायर n स्क्वायर, उसके डायगोनल पे कितने एलिमेंट होंगे n, तो n स्क्वायर में से n हटा दिए, अब आधे ऊपर के बचे और आधे नीचे के बचे, ये टोटल है उनमें भी आधे कर दो, ये मिनिमम नंबर ऑफ जीरो का फार्मूला बन गया। मिनिमम नंबर ऑफ जीरो का ये फार्मूला बन के तैयार हो गया, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो का ये फार्मूला बन के तैयार हो गया। किसका फार्मूला बन के तैयार हो गया, जैसे अगर मैं आपसे कहूं A is a triangular matrix of order 10, then minimum number of जीरो बताइए, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो बताइए। तो A is a triangular matrix of order n, order 10, तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो मेरे भाई बताना है, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो मेरे भाई बताना है, मेरे भाई बताना है, मेरे भाई बताना है। मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, लाल उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे,
उस मैट्रिक्स का ऑर्डर 10 है तो उसमें टोटल एलिमेंट होंगे 10 की स्क्वायर। होंगे कि नहीं? उसमें 100 एलिमेंट होंगे कि नहीं होंगे? अरे होंगे कि नहीं होंगे? और उसके डायगोनल पे कितने एलिमेंट होंगे? 10। उनको बाहर फेंक दो, तो हो सकता है वो जीरो ना हो। अपर और लोअर ट्रायंगुलर में या तो डायगोनल के नीचे या डायगोनल के ऊपर पक्की बात है जीरो होंगे। डायगोनल और फिर डायगोनल के उधर और उधर जीरो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो मिनिमम की गारंटी बतानी है, मैक्सिमम जीरो नहीं बताने हैं मेरे लाल। मैक्सिमम जीरो नहीं बताने हैं, मिनिमम जीरो बताने हैं दोस्तों। तो क्या होगा? तो क्या होगा? टोटल एलिमेंट में से डायगोनल के 10 हटा दिए और आधा कर दिया। 100 में से 10 गया तो 90 और 90 का आधा 45। 45 एलिमेंट मिनिमम होंगे। दिस इज द JEE, दिस इज द JEE। मेरे भाई आप मेरा वन शॉट देख लीजिए, फिर किसी का भी तुम देख लेना। मैं गारंटी दे रहा हूं, मधुरता, सिंप्लीफिकेशन, सिंपलेस्ट फॉर्म, आसान तरीका आपको मेरा लगेगा, समझाने का तरीका आसान लगेगा। कंटेंट हो सकता है कोई 2-4 सवाल और मेरे से ज्यादा डाले हो, 2-4 कम सवाल डाले हो, वो एक अलग चीज है। लेकिन जब मैट्रिक्स को मैं 2 पार्ट में वन शॉट दे रहा हूं, एक पार्ट में नहीं दे रहा हूं, मैं 2 पार्ट में दे रहा हूं कि इतना वन शॉट हो जाए कि एक तरह से बच्चों के साथ यूट्यूब पर समय बर्बाद नहीं करना है। देना है तो इतना देना है कि बच्चे के सारे एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट, सारे फार्मूले, सारे रिजल्ट, सारे शॉर्टकट, सारे जरूरी जवाल और सारे के सारे इंपॉर्टेंट मोस्ट कॉन्सेप्ट रिपीटेड पीवाईक्यू जो जेई में आए हुए हैं वो सारे के सारे हो जाए। यस नो? तो मेरे भाई इसके बाद चलते हैं आगे नंबर पे। कोई कहे डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? डायगोनल ये देखो ससुरा नाम आया, डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण आव्यूह क्या होती है? कोई ये कहे कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, विकर्ण आव्यूह क्या होती है, तो आप क्या बताओगे? बोलो 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 बोलो, कोई सुनना ले। बोलो बोलो बोलो, कोई सुनना ले। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है मुन्ना? सर जी, जिसके डायगोनल के एलिमेंट के अलावा दुनिया में अकाल पड़ जाए, अकाल। अरे डायगोनल जीरो होंगे नहीं होंगे वो छोड़ो, डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट जीरो हों, वो डायगोनल मैट्रिक्स है। सिंपल सी बात, 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ये कौन सी मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स। इसी में ऐसी मैट्रिक्स ले लें कि हमने कहा 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। लेकिन अगर डायगोनल के एलिमेंट सेम हो जाए और ऊपर बेबीज होती थी और नीचे मुन्ना रोता था, तो कहने का मतलब है कि ऊपर और नीचे सारे जीरो हों और डायगोनल के एलिमेंट सेम हो जाएं तो उसको कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल में कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे 0 0 0 भी हो जाए, टेंशन नहीं लेना। कई लोग परहेज करते हैं, ये भी डायगोनल है भाई। जीरो मैट्रिक्स क्या, जीरो मैट्रिक्स में क्या डायगोनल नहीं होता है? होता है ना, डायगोनल तो होता ही है। डायगोनल नहीं होगा तो फिर डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स में तो हमेशा डायगोनल होता है, तो डायगोनल तो होगा ही होगा। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स कब होती है? जब एलिमेंट सेम हो जाए। कैसे हो जाए? सेम हो जाए। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब होती है? जब सेम तो हो जाए लेकिन उन सेम में फिक्स हो जाए कि बन 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 है। इसको लिखने का तरीका ये है, आई बराबर जे। बेटा जहां रो और कॉलम बराबर होती है, ये जगह है ए बन बन, ये जगह है दूसरी रो और दूसरा कॉलम, ये जगह है तीसरी रो और तीसरा कॉलम। तो जहां रो और कॉलम सेम हो जाते हैं, जहां रो और कॉलम सेम हो जाते हैं, वो जो है उस जगह पर हमेशा 1 आए। और जहां आई और जे बराबर नहीं होते, डायगोनल को छोड़कर, डायगोनल को छोड़कर बाकी किसी जगह आई और जे बराबर नहीं होते हैं, तो उन सब जगह घन चक्कर जीरो आ जाए। मुस्कुराए आप ऋषभ पांडे सर से पढ़ रहे हैं, जिन्होंने बोर्ड में मैं टॉपर स्टूडेंट हूं अपने समय का। ग्रेजुएशन मैंने किया है
गवर्नमेंट कॉलेज से IIT जेम एग्जाम अच्छी रैंक के साथ निकालने के बाद मास्टर किया है, MSc मैथ से किया है, उसके साथ करीब करीब 7 से 8 हजार बच्चे ऑफलाइन में ऑनलाइन में लाखों बच्चे पढ़ाने के बाद अब मैं एक्स्ट्रा पीरियड यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक नई शुरुआत अपनी कर रहा हूं ऋषभ पांडे सर के नाम से। और मैथमेटिक्स बाय ऋषभ पांडे सर एक यूट्यूब चैनल और भी है जहां पर थ्योरी की ढेरों क्लासें फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी हुई हैं। एक्स्ट्रा पीरियड यूट्यूब चैनल और मैथमेटिक्स बाय ऋषभ पांडे सर यूट्यूब चैनल पर जुड़ जाइए, जीवन की नैया पार कराने की जिम्मेदारी मेरी है। तो बच्चों ध्यान रखना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? तो जिस मैट्रिक्स में रो और कॉलम मतलब डायगोनल की जगह पर 1 हो जाए, बाकी जगह 0 हो जाए, ये नोटेशन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। अब आगे बढ़ते हैं भैया, अब बस प्रीवियस क्वेश्चन पे ही आएंगे। अब अंतिम पड़ाव हमारा PYQ पर ही है। 3-4 बढ़िया बढ़िया PYQ लगाएंगे, फिर थ्योरी थोड़ी पढ़ लेंगे और उसके बाद फिर PYQ लगाएंगे, फिर थ्योरी पढ़ेंगे। बस PYQ पे आने वाले हैं, आधा घंटा PYQ का सफर रहेगा और फिर 15 मिनट थ्योरी रहेगी और फिर आधा घंटा PYQ का सफर रहेगा। बोलो भाई, ध्यान रहना, आगे बढ़िए। मिनिमम नंबर ऑफ जीरो, आपको 1 मिनट का हम ब्रेक दे रहे हैं, सिर्फ 1 मिनट का। अगर आप इस क्लास को रिकॉर्ड, हालांकि इस क्लास रिकॉर्डेड वे में पड़ेगी, फिर भी 1 मिनट अपनी गर्दन को सीधा दाएं बाएं करके थोड़ा सा पानी पी लो, हम भी सेल चेंज कर ले मशीन के, और फिर एक बार उत्साह के साथ 1 घंटा फिर बैठो और तभी मजा आएगा, नहीं तो बोर हो जाओगे। कभी क्या होता है, फिर उलझन होगी, फिर मजा नहीं आएगा। तो 1 मिनट थोड़ा पानी पी लो, हल्का सिर घुमाओ। सेशन को छोड़ना नहीं है, ये वादा है, कसम है, तो मैं सेशन को नहीं छोड़ना। जो भी बच्चा इस सेशन में घुस गया है तो पूरा सेशन करके ही निपटाए, ठीक है? चलिए अभी देखता हूं। हेलो 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 हेलो। चले भाई, मैं उम्मीद करता हूं जो 1 मिनट का ब्रेक दिया उसमें आप सब बच्चों ने पानी यानी पिया होगा, एनर्जेटिक हो गए होंगे। अब फिर से शुरू करते हैं, यहां से अब बिल्कुल शुरू करते हैं। बिल्कुल थकना नहीं है मेरे भाई, थकना नहीं है मेरे भाई। अब तो PYQs करेंगे। तो भाई देखिए, ये तो मैं पढ़ा दिया हूं। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कितना होगा? तो टोटल एलिमेंट किसी भी मैट्रिक्स में n स्क्वायर होंगे, उसके डायगोनल पे एलिमेंट n होंगे और उसका आधा कर दो तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो। कोई कहे कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, कोई डायगोनल मैट्रिक्स है उसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कितने हो सकते हैं? उसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कितने हो सकते हैं मेरे भाई? तो ध्यान रखना, जैसे कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स है 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 3, तो डायगोनल पे जीरो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये गारंटी है इससे ऊपर और इसके नीचे सारे जीरो होंगे। तो ये 3 क्रॉस 3 की है, तो टोटल एलिमेंट कितने? 9 में से तुम बस डायगोनल वाले हटा दो, अब आधा मत करो। इसमें तो गारंटी है ऊपर भी जीरो होंगे और नीचे भी जीरो होंगे, तो 9 में 3 क्या कितना? 6, और देखो 6 ही तो जीरो है, ये कंपलसरी है। तो इसका मतलब अगर कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर n है तो उसके मिनिमम नंबर जो जीरो हो जाएंगे। टोटल में से डायगोनल वाले हटा दो,
तो डायगोनल के हो सकता है, कभी कभी जीरो नहीं होते, तो कभी कभी नहीं जीरो नहीं होते, तो उनके चांस जीरो ना होने के भी है। बाकी तो ऊपर और नीचे सारे कैसे होंगे, जीरो ही होंगे। ऊपर और नीचे सारे कैसे होंगे, जीरो ही होंगे। अब बढ़ते हैं आगे। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है भैया? दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं? दो मैट्रिक्स इक्वल तब होती हैं जब जब ध्यान रखना उनके ऑर्डर सेम हो। उनके ऑर्डर कैसे हो? सेम। मान लीजिए ये ए मैट्रिक्स और ये बी मैट्रिक्स, तो ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी आर सेम। एक तो ये शर्त है। दूसरी, संगत एलिमेंट। मान लीजिए ये 2x2 की है, ये भी 2x2 की है, तो इसका एलिमेंट A11 A12 A21 A22, इसका एलिमेंट है B11 B12 B21 B22। तो मेरे बच्चों करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट हैं, सेम एड्रेस वाले हैं, वो भी बराबर होने चाहिए। वो भी बराबर होने चाहिए। वो भी बराबर होने चाहिए। A21 बराबर होना चाहिए B21 के, और A22 बराबर होना चाहिए B22 के। मतलब जो सेम एड्रेस के एलिमेंट हैं, सेम एड्रेस के एलिमेंट हैं, वो भी आपस में बराबर होने चाहिए। ये बात ध्यान रखना। वो भी एलिमेंट कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। वो भी एलिमेंट कैसे होने चाहिए? अब गाड़ी थोड़ी बहुत गर्म हो पाई 1.25 घंटे के बाद, अब गाड़ी थोड़ी, अब इंजन गर्म हुआ है, ऐसे ही आप भी पढ़ाई करते टाइम अब जैसे इंजन गर्म हो गया तो कितनों घंटे हमने खिंचवा लो। शुरू के में 1 सवा घंटे लगता है इंजन गर्म करने में, फिर इंजन गर्म हो जाता है तो फिर तो 5 6 8 10 घंटे जितना खिंचवाओ खींच लेंगे, फिर तो इंजन बहुत ताकत आ जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब दो इक्वल मैट्रिक्स कब होती है? जब उनके ऑर्डर सेम हो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो जाए। बेसिक बात मैं पूछ रहा हूं, 1 2 3 और मैंने कहा वाई, ये मैट्रिक्स जो है बराबर है 1 2 जेड और 4 के, और बोला वाई और जेड का मान बताओ, तो दोनों मैट्रिक्स जब बराबर हैं तो वाई बराबर तुरंत आएगा 4। सीधी सी बात, सिंपल सी बात है। और जेड बराबर कितना आएगा? 3, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर। लेकिन सावधानी बरतनी है, अगर धोखे से उसने यहां कहीं 5 लिख दिया, भले ही बराबर लिख रहा है, तो गड़बड़ हो जाए, क्योंकि 2 5 के बराबर नहीं, तो फिर हम नहीं कह सकते जेड बराबर 3 और वाई बराबर 4, क्योंकि ये भी सेम होने चाहिए। ये भी सेम होने चाहिए, ये भी सेम होने चाहिए भाई, ये बात भी ध्यान रखना। ठीक है, चलें अब आगे की ओर बढ़ते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। देखो, दो मैट्रिक्स तभी ऐड हो सकती हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो। मतलब ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी आर सेम, then addition will be possible. एडिशन संभव होगा जब उनके ऑर्डर सेम हो। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो एडिशन पॉसिबल नहीं होगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 और 1 1 2 2 1 2, इनका ऑर्डर सेम है तो इनका एडिशन पॉसिबल है। कैसे? इसको जोड़ दो, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 4 और 2 6, 5 और 1 6, 6 और 2 8, ये लो, उसी ऑर्डर किया जाएगी। लेकिन अगर कहीं सपोज ये लिखा होता बोले अब एडिशन करो तो पॉसिबल नहीं होता। क्यों? इसको जोड़ लेते, इसको जोड़ लेते, इन भाई साहब को कहां ले जाते, बेचारे अकेले कुआरे मर जाते। तो एडिशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑर्डर सेम नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, बेसिक सवाल पहले ले लेते हैं, फिर पीवाईक्यू पाते हैं। इनके बाद अब पीवाईक्यूज हैं कि सम ऑफ द मैट्रिसेस आर दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई। तो देखो ध्यान से, इन 3 मैट्रिक्स का सम ये है, मतलब इसका जोड़ x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई, जेड 0 है, और y प्लस जेड और x 0 है, बराबर किसके? 10 5 5।
तो बोला y का मान बताइए, कोई बड़ी बात नहीं भाई, देखो यहां से क्लियर हो गया कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 10 और x प्लस वाई बराबर है 5 और y प्लस जेड बराबर है 5। तुम बताओ ये x प्लस वाई का मान यहां रख दें तो ये 5 आएगा, 10 में से 5 किया तो क्लियर हो गया, z बराबर आ गया 5। और इस z का मान यहां पेल दें, कानपुर की भाषा में पेलना बोलते हैं, ठीक है, पेलना मतलब डाल दें, ठीक है ना। अगर इस z का मान यहां डाल दें तो y प्लस 5 बराबर 5, तो y बराबर 5 में 5 किया 0। यस या नो? तो इस तरह से भी हम बहुत सिंपल से खट 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 जोड़ते हैं, क्योंकि ऑर्डर सेम है, इसे जुड़ जाएंगे। और चूंकि ये मैट्रिक्स इसके बराबर है तो इनके करस्पॉन्ड ये एक एलिमेंट है इसके बराबर हो जाएगा, ये एक एलिमेंट है इसके बराबर हो जाएगा, और ये एक एलिमेंट है ये इसके बराबर हो जाएगा। ये इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स की कंडीशन है, ये इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स की कंडीशन है मेरे भाई। इसी तरह ये भी सवाल है, आप घर पे कर सकते हैं, दिस इज योर होमवर्क। आप इसको इसके बराबर कर लेना मुन्ना, इसको इसके बराबर कर लेना, और मेरे भाई मेरे दोस्त इसको इसके बराबर कर लेना, और मेरे लाल मेरे प्राण प्रिय इसको इसके बराबर कर लेना। जो कलर है उन्हीं को बराबर कर लेना, इक्वेशन बन जाएंगी। हल करना एबीसीडी विद इन सेकेंड आएगा, यहां रखोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते बोले एक्स वाई और जेड का मान बताओ भाई। तो टेंशन मत लेना, एक्स वाई जेड का मान बताना है। तो देखो ये और ये सेम ऑर्डर के हैं, 3x3 3x3, और कह रहा बराबर भी है। तो जो एक्स वाई के अलावा जो पद है कांस्टेंट वो देख लो, अलग तो नहीं है। नहीं तो कभी कभी लिखा होता है नॉट डिफाइंड, ये आंसर कैन नॉट बी इवेल्युएटेड। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, अचर पद ये भी है, कांस्टेंट ये सेम है, ये वाला कांस्टेंट सेम है, बस कांस्टेंट को चेक कर लो, वेरिएबल को कांस्टेंट चेक कर लो, ये भी सेम है और ये भी सेम है, और तो कहीं कांस्टेंट नहीं, ये सब वेरिएबल है, इसको छोड़ो। बस ठीक, बस अगर धोखे से ये 5 और ये 3 लिखा होता तो इसका आंसर लिखा होता कैन नॉट बी इवेल्युएटेड। बड़ी बात बता रहा हूं, प्लीज समझने की कोशिश करिए। अगर यहां धोखे से 4 लिखा होता और यहां 5, तो इक्वल हुई कैसे? इक्वल में तो एलिमेंट सेम होने चाहिए, संगत एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, तो फिर इसका आंसर कैन नॉट बी इवेल्युएटेड होता, समझे। लेकिन कांस्टेंट अगर मैच कर लिए तो सेफ आ गए, मतलब सेफ्टी जोन में आ गए, अब हम सेफ हैं। अब जो भी लगाना हो ठोकना हो ठोक दो, ये इसके बराबर कर दे, मुझे दिख रहा ना। 3z प्लस 1 इक्वल टू 25, तो 25 में से गया 24, और 24 में 3 से भाग करो तो 8 आएगा। z बराबर 8, z बराबर 8, तो ये वाला तो नहीं है, इन 3 में से कोई तुक्का लगा दो। अब देखो, अब y की बात करते हैं, तो इसको बराबर कर लो इसके y प्लस 1 बराबर -2, तो y बराबर -3, तो y बराबर -3, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो ये लगा के भाग जाओ, ये लगा के भाग जाओ, x बराबर 2 ही आएगा। चेक कर लेना, ये तो इसके बराबर कर लेते हैं, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, तो 2x बराबर 7 में से 3 गया 4, तो x बराबर आ गया 2। समझ में आया मुन्ना? ऐसे सवालों को ऐसे उखाड़ के फेंक देते हैं, लगा लेते हैं। बोला सम ऑफ 2, 2 एंट्रीज ऑफ ए एंड बी। तो देखो 2, 2 की एंट्रीज क्या होगी समझो, दूसरी रो और दूसरा कॉलम ये है, तो ये एक एलिमेंट, इसका ये एलिमेंट, और इसकी दूसरी रो और दूसरा एलिमेंट ये है 5, और इन दोनों का सम कितना होता है 7 होता है। 7 ऑप्शन में नहीं है तो काट के कहीं लिख दो 7, काम कर। कह रहा ना सम ऑफ 2, 2 एंट्रीज, 2, 2 एंट्रीज मतलब दूसरी रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट, दूसरी रो दूसरा कॉलम, और इन दोनों का सम 5 और 2 7, खत्म हो गया। बोलो भाई, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। दो मैट्रिक्स का गुणा कैसे करते हैं, क्योंकि ये सारा काम जब हो जाएगा तभी पी बाई क्यू लगेगा, क्योंकि पी बाई क्यू में एडिशन मल्टीप्लिकेशन फलाना ढिमका सब पड़ा होता है। फिर अब तुमसे कहेंगे अभी मल्टीप्लिकेशन पढ़ाने वाले तब समझाएंगे, तो ये सब बकवास ना करने से अच्छा है वो सारे उम्दा कॉन्सेप्ट, हम तो वन शॉट इसीलिए ले रहे हैं कि आपका रिवीजन हो सके। हम तो वन शॉट ले ही इसीलिए रहे हैं कि आपका रिवीजन हो सके। तो दो मैट्रिक्स का गुणा कैसे किया जाता है, दो मैट्रिक्स का गुणा कैसे किया जाता है, इस चीज को समझिएगा। हम तो वन शॉट ले इसीलिए रहे हैं कि आप
मल्टीप्लीकेशन विद स्केलर की बात करते हैं। इफ ए इज अ मैट्रिक्स, अगर ए कोई मैट्रिक्स है, क्या कहा, ए इज अ मैट्रिक्स है, क्या कहा मैंने, ए इज अ मैट्रिक्स है, क्या कहा, ए मैट्रिक्स, नॉन जीरो स्केलर के से गुणा कर दे, तो ध्यान रखना किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर किसी भी कांस्टेंट से गुणा करते हैं तो कांस्टेंट को सारे एलिमेंट में चिपका देते हैं। कांस्टेंट मैग्नेट की तरह सब में चिपक जाता है, आ जा तू भी मेरे गले लग जा, तो कांस्टेंट सब में चला जाता है, कांस्टेंट सब में चला जाता है, कांस्टेंट सब में चला जाता है। ध्यान रखना इस बात को, देखो ध्यान से, ये कांस्टेंट है, ये जो भी नंबर है इसके गुणा करो, सब में गुणा हो जाएगा, इसके इसमें हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें हो जाएगा तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसका इसमें हो जाएगा तो माइनस के कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और इसका इसमें हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का, अब भैया इसका गुणा कर दो जरा, अंदर अंदर करो, अंदर साइन स्क्वायर थीटा, भैया इसमें करो तो माइनस के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसका इसमें करो तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसका इसमें करो तो साइन स्क्वायर थीटा। मेरे लाल, मेरे मुन्ना, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे हमदर्द, इसका ऑर्डर सेम है तो जुड़ जाएंगी, और जुड़ने पर कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का मिलन होगा तो ये एक हो जाएंगे। तुम जानते हो दोस्त, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक होता है। इसको जोड़ेंगे तो एक प्लस है और एक माइनस, और प्लस और माइनस आदमी मिलते हैं तो बर्बादी हो जाती है, तो जीरो आ जाता है। ये माइनस है और ये प्लस है, धरती के अंदर माइनस और प्लस लोग मिलते हैं तो उस घर में बर्बादी हो जाती है, बर्बादी हो जाती है। नहीं ना, पत्नी अलग विचार की, पति अलग विचार का, तो घर में फूट पड़ जाएगी। या तो पत्नी पति को डिब्बे में बंद कर देगी या पहाड़ से गिरा देगी। ध्यान रखना, बड़ा समस्याएं चल रही हैं आजकल मार्केट में समस्याएं बहुत चल रही, लेकिन अगर इस पे भी स्क्वायर है और इसके भी स्क्वायर है तो पति और पत्नी नाम तो अलग अलग हैं लेकिन आदतें सेम हैं, और उनको जोड़ोगे तो वो एक हो जाते हैं, ऐसा लोगों ने कहा। तो कौन सी मैट्रिक्स आएगी, आइडेंटिटी, पेपर में टिक लगा देना, आइडेंटिटी आ गई, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ये बात बहुत अच्छी बोली मैंने, 1 घंटा 17 मिनट 50 सेकंड पे मैंने ये बात बोली, 1 घंटा 17 मिनट 50 मिनट सेकंड के आसपास मैंने बड़ा अच्छी बात बोल दी, पति पत्नी वाली बात बोली है, और ऐसी बातों हमें भी मजा आता है। आ जाओ भैया आगे बढ़ते हैं। भाई 2 मैट्रिक्स का गुणा कब पॉसिबल है बेटा, 2 मैट्रिक्स का गुणा तभी पॉसिबल है जब पहले का कॉलम और दूसरे का रो सेम हो जाए, पहले का कॉलम और दूसरे का रो सेम हो जाते हैं तो गुणा होने पर जो भी मैट्रिक्स आती है वो पहले की रो और जो बचे हुए हैं वो एक हो जाते हैं, जो बचे हुए हैं वो एक हो जाते हैं। भाई ए की पत्नी और पी का पति जब मिले तो ये एक हो गए, क्योंकि इनके नेचर सेम हो गए तो इनका गुणा हो गया, तो ये तो भैया एक हो गए। अब बचे ये अकेले अकेले, तो उन्होंने कहा भैया अब हम लोग बचे तो हम ही लोग विवाह शादी करके आगे बढ़ो, तो इन्होंने एम का गुणा पी से हो गया। ये सुनो, ऐसे गुणा होता है 2 मैट्रिक्स का, सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे। इफ यू आर जेई एक्सपीरियंस रियल वाले, अगर तुम असलियत में जेई के बच्चे हो तो बेसिक इतना आता होगा, मैं बेसिक लेके चल रहा हूं, छोड़ नहीं रहा हूं, बिल्कुल। मैंने क्या कहा था क्लास में शुरू में ही कहा था, जो एकदम जीरो लेवल के बच्चे हैं, मीडियोकर बच्चे हैं, मैं उनके लिए ही आया हूं, क्योंकि मैंने देखा कि यूट्यूब की दुनिया पे हवाई और किड़बिड़ बहुत तेजी से चल रहा है। देसी भाषा में कोई नहीं दिखा है, जबकि अपने देश में 80% बच्चे देसी भाषा के हैं, इनका क्या हो। तो इंग्लिश मीडियम वाले, सीबीएसई बोर्ड वाले, आईसीएसई बोर्ड वाले या हिंदी मीडियम के जो ब्रिलियंट टॉप लेवल माइंड है उनके लिए तो है ही बेनिफिशियल, लेकिन जो लो पिच वाले लोग हैं उनको क्या कौन कौन देखेगा, उनको मैं देखूंगा, उनके लिए मैं आया हूं, भगवान ने मुझे भेजा, और इनको मैं देखूंगा तो जो टॉप ब्रांड वाले हैं वो मेरी खुद ही तारीफ करेंगे, नहीं टीचर तो बढ़िया है। भाई जो बेसिक माइंड वाले को समझा सकता है वो हाई माइंड वाले को तो और ज्यादा चार्ज कर सकता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल, ये सवाल मुझे बहुत फेवरेट है। ये सवाल बोले सर जी पी बाय क्यू अभी तक क्यों नहीं आए,
अब बेटा लगातार 7-8 P/Q ही है, पूरा 1 घंटा उसी में झुके रहेंगे, उसी में पूरी जस्तजू करेंगे। फाउंडेशन बन गया, आधा मैट्रिक्स का पार्ट 1 कवर होने वाला है। ठीक है, एक पार्ट कवर कर देंगे आज। बोले ई थीटा बराबर ये, तो ई अल्फा ई बीटा क्या होगा? देखो भाई, फंक्शन के जहां जहां थीटा वहां वहां अल्फा, रखना मुन्ना भाई। तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। सिंपल सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का बढ़िया सवाल है। अब ई बीटा की बात करेंगे तो जहां जहां थीटा वहां वहां बीटा, कॉस बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, ध्यान से देखो। अब क्या करेंगे, इस रो का इस कॉलम से गुणा हो जाएगा, तो कॉस ए कॉस बी, अरे फार्मूला बन रहा है मेरे भाई, कॉस ए कॉस बी और माइनस माइनस साइन ए साइन बी। बोलो फार्मूला याद आ रहा कि नहीं आ रहा? ये वाला फार्मूला याद आ रहा कि नहीं आ रहा है? अगर आ रहा हो तो बता देना कमेंट करके, सर जी प्यार से मोहब्बत से पढ़ा रहे हो, मजा आ रहा है। देखिए अब इसका देखो, कॉस ए साइन बी, इसका इसमें करेंगे तो कॉस अल्फा, भाई पहली रो का दूसरे कॉलम में चिपका देंगे तो कॉस अल्फा साइन बीटा के साथ चिपक जाएगा, और साइन अल्फा कॉस बीटा के साथ चिपक जाएगा। बोलो भाई, साइन अल्फा कॉस बीटा के साथ चिपक जाएगा। अब भाई इसको चिपकाना है दूसरी रो को पहले कॉलम चिपकाओ, तो भाई देखो ध्यान से, ये इसमें चिपकेगा तो माइनस के साइन अल्फा कॉस बीटा, और ये इसमें चले चिपकेगा तो माइनस के कॉस अल्फा और साइन बीटा। एक काम करते हैं भाई, माइनस कॉमन ले लो तो प्लस हो गया, मैंने अपनी सुविधा के लिए कर लिया, और इसको इसमें जल्दी से चिपका दो तो माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, और इसको इसमें चिपका दो तो कॉस अल्फा कॉस बीटा। मजा आने वाला भाई साहब। त्रिकोणमिति के चारों के चारों सूत्र एक ही सवाल में है। देखो ये सूत्र है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, जब माइनस होता है तो प्लस से आता है, बोलो यस या नो, बोलो यस या नो। और देखो साइन ए कॉस बी, ऐसे पढ़ो, साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी, तो जब एक साइन एक कॉस होता है तो अल्फा प्लस बीटा साइन का आता है। और ये देखो ध्यान से, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो माइनस भागो साइन ए प्लस बी, अब आएगा सब में ए प्लस बी, ये चीटिंग है। और कॉस ए कॉस बी और साइन ए साइन बी माइनस का है भाई, मैं पलट के पढ़ रहा हूं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है? तो जब कॉस में माइनस होता है तो प्लस आता है, सीडीओ से आता है ना, तो ये आ जाएगा कॉस, क्या आएगा ये कॉस, और ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। और दोस्त ध्यान देना दोस्त, जब थीटा 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 तो यहां थीटा, अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा, बाकी कॉस साइन साइन कॉस है तो भाई कॉस साइन साइन कॉस, तो ये आ जाएगा ई अल्फा प्लस बीटा। बाहर माइनस लगा तो माइनस लगा दो, नहीं सॉरी माइनस नहीं लगाएंगे, ठीक है। ई अल्फा प्लस बीटा कौन से में है? ई अल्फा सी वाला, सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, क्योंकि यहां भी तो माइनस लगा है ना, तो यहां भी माइनस लग गया, कोई दिक्कत नहीं। ई अल्फा प्लस बीटा, बताइए सवाल प्यारा था ना, सवाल तो अच्छा था ना, सवाल तो बढ़िया था, सवाल की तो तारीफ करो, सवाल की तो तारीफ करो भाई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये सवाल मैं इसलिए लिखा हूं, इससे मुझे सिखाना है। देखो इसके रूट तो निकलते नहीं है, अगर याद हो, इस वाले क्वेश्चन के रूट जल्दी नहीं निकलते हैं, ये श्रीधराचार्य से रूट निकलते हैं। श्रीधराचार्य अपने कह के मर गए कि x का गुणांक है तो माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। भाई a1 है, सब बनी तो है, तो ये आएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 4 में से गया तो -3 और बटे 2, तो ये आ गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3। देखो अंडर रूट के अंदर -1 होता है तो आयोटा आता है, क्यों आता है वो तो हम कॉम्प्लेक्स में डिटेल में बताएंगे कि आयोटा दुनिया में आया कैसे था, तो वो तब कहानी बताएंगे। तो ये आ गया अंडर रूट 3i बटे 2, इसमें दो वैल्यू आई, एक प्लस वाली माइनस के 1 प्लस के रूट 3i बटे 2, और एक वैल्यू माइनस वाली माइनस के 1 माइनस के रूट 3i बटे 2। आज से इस अल्फा और ये बीटा, इसी का नाम होता है ओमेगा।
जैसे आयोटा एक सिंबल है अंडर रूट -1, भाई 9.8 स्मॉल जी का मान है कि नहीं है, ऐसे ही अंडर रूट -1 का नोटेशन है आयोटा, आयोटा नोटेशन है। ऐसे ही तुमने ओमेगा जरूर पढ़ा होगा और एक ओमेगा स्क्वायर पढ़ा होगा। तो बच्चा ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू का सिंबल होता है ओमेगा और इस वैल्यू का सिंबल होता है ओमेगा स्क्वायर। जब दोनों माइनस माइनस होती है तो ओमेगा स्क्वायर आ जाता है, तो ओमेगा स्क्वायर आ जाता है। और इसीलिए 1 में ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जोड़ते हैं तो 0 आता है। आप हल कर लेना, इस वैल्यू को 1 के साथ जोड़ना तो 0 आएगा, पक्की बात। इसीलिए तुम्हें याद हो यहीं से, कभी तुम्हें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर दिख जाए तो -1 बोला जाता है। ओमेगा क्यू का मान 1 आता है। ये बेसिक बातें तुम्हें हमने बता दी, ये हमने इस इक्वेशन से बेसिक बातें बता दी, क्योंकि इस इक्वेशन का भी रोल है, इस इक्वेशन का रोल है मेरे भाई, इस समीकरण का मेरे सामने एक रोल है, इस समीकरण का मेरे सामने रोल है। क्या रोल है कि भैया अगर अल्फा बीटा इस समीकरण के मूल हो तो बोले इसका मान बताओ। मेरे भाई होश ठिकाने आ जाएंगे, अल्फा का जब मान निकालोगे ना तो नानी याद आ जाती है, नानी याद आ जाती है, नाना भी याद आ जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और बीटा का मान -1 -√3 I/2। और मेरे लाल अगर इन मानों को यहां रखोगे और तब गुणा करोगे तो नानी याद आ जाएंगी। नानी कम याद आती ना, अब वैसे नया जमाना है, नानी नाना बहुत ज्यादा प्यारे हैं बच्चों को, बाबा दादी करे, अब सब लोग नानी नाना को भी खूब प्यार करते हैं। नए जमाने में प्रेम की बरसात हो यही मैं चाहता हूं, प्रेम की बरसात हो यही मैं चाहता हूं, प्रेम की बरसात हो यही मैं चाहता हूं। बोलो भाई यस या नो। मेरी एनर्जी में कमी नहीं है तो तुम्हारी एनर्जी में कमी नहीं होनी चाहिए। पांडे सर से साथ जो भी छात्र पढ़ रहा हो अपनी एनर्जी को बैलेंस करे। डिसिप्लिन का एक ही मंत्र है, जीवन में हर काम के लिए नो कहना सीखो। वो कहे चलोगे, नो। बोले घूमोगे, नो। बोले वहां घूमने चलोगे, नो। चाट खाने चलोगे, नो। बतासा खाने चलोगे, नो। पार्क में घूमने चलोगे, नो। ताकने चलोगे, नो। उसके साथ घूमने चलोगे, नो। फिर क्या करोगे, फ्री हो, फिर क्या होगे, क्या करोगे, स्टडी स्टडी स्टडी। तुम्हारा अपनी मिनट सेकंड आवर्त काल के सारे मिनट सेकंड ने तुम यस यस करने में चले जाते हो और ऐसे बहुत सारा समय चला जाता है। तो व्हाट इज द की ऑफ सक्सेस टू मेंटेन डिसिप्लिन इन योर लाइफ इज ओनली टू से नो टू ऑल द पर्सन अवेलेबल इन योर सर्कमस्टेंसेस, इन योर सराउंडिंग। ओके नाउ, तो बच्चों हम जानते हैं अगर ये अल्फा है और ये बीटा है तो अल्फा को ओमेगा से उड़ा दो और बीटा को ओमेगा स्क्वायर से उड़ा दो। अल्फा को ओमेगा से उड़ा दो और बीटा को ओमेगा स्क्वायर से उड़ा दो। अल्फा को ओमेगा से उड़ा दो और बीटा को ओमेगा स्क्वायर से उड़ा दो। तो ध्यान रखना, अब आसानी हो गई। कैसे? 1 बीटा को ओमेगा स्क्वायर से, अल्फा को ओमेगा ओमेगा, फिर से अल्फा को ओमेगा और बीटा को ओमेगा स्क्वायर। वैसे ध्यान रखना एक कोई मिसप्रिंट भी था, पहली टाइपिंग मिसप्रिंट था। अगर कहीं आंसर में लफड़ा हुआ तो मैं समझ जाऊंगा कोई अल्फा बीटा एरर हो चुका है, तो अपने हिसाब से तुम लोग सोच लेना, ठीक है। वैसे तो आंसर बहुत प्यारा आता है, फिर भी अगर फंस रहा है तो देख लेना अल्फा बीटा का मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। तो ये ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर। अब इसका इसमें करो तो ओमेगा स्क्वायर और ये ओमेगा पावर 4। अरे पहली रो को पहले कॉलम से चिपका दो, पहली रो को दूसरे कॉलम से चिपका दो, दूसरी रो को पहले कॉलम से, तो ओमेगा स्क्वायर। हमें लग रहा है इसमें मिस्टेक नहीं है, ओमेगा, और इसको इसके साथ कर दो तो ओमेगा क्यूब और ये ओमेगा क्यूब ना हो तो अच्छी बात है। और मैंने कहा था ना ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1। और मैंने आपसे कहा था ओमेगा की पावर 4 है तो इसको ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। ओमेगा क्यू का मान 1 तो ओमेगा हो गया, तो ओमेगा 4 का मान, ओमेगा 4 का मान मेरे लाल ओमेगा होता है। और फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो देखो -1, इसमें -1 नहीं, हटा दो, इसमें है तो, इसमें नहीं है तो हटा दो,
इन दोनों में से कोई तुक्का लगा दो, तुक्का मत लगाना। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 अभी भी नहीं, हाँ अब लगा सकते हो ये वाला सही हो गया, क्योंकि अब ओमेगा Q1 होता है, ओमेगा Q1 होता है 1+1 2, बधाई हो। बताओ मजा आया। तो ये जो इक्वेशन है अपने सीने में लगा लो, जिस तरह से जब कोई तुम्हें तुम्हारा चाहने वाला लव लेटर देता है। जमाना लव लेटर का तो चला गया, व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, डू लाइक मी और नॉट। पहले हम मानते हैं हेलो कैसे हो, आई एम फाइन एंड यू, यस आई एम आल्सो फाइन, ओह नाइस डीपी, ओके थैंक यू। वो कम बोलेगी, तुम बोलते चले जाओगे। और बताइए आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। और बताइए, और कल की क्लास में अच्छा ओके, अच्छा अब तुम्हें अरे याद है आज 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 क्लास में वो क्या हुआ था? क्या? अरे वो क्लास, ओ उधर से क्या, ओ ये आ रहा है, इधर से पे ले जा रहे हो मैसेज कि शायद लाइन क्लियर हो जाए, लाइन क्लियर हो जाए। उसके बाद जल्लादो तुम भी कम नहीं हो, लाइन क्लियर होने के बाद कब तुम किसका मान सम्मान में कमी कर दो, तुम्हारा भी भरोसा नहीं। यस नो? तो चलिए आइए, कम टू द मेन पॉइंट मेरे भाई, बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं आगे की ओर, अब चलते हैं आगे की ओर। आज लग रहा है पी वाई क्यू भाई करीब करीब 80 स्लाइड है। चलो कोई बात नहीं, 40 आज फोड़ देंगे, 40 कल। तो जो अगला इसका मैट्रिक्स का जो वन शॉट पार्ट 2 होगा वो तो जबरदस्त होगा। क्यों? उसमें पूरे पार्ट में सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। ये भी अच्छा है, एक क्लास ऐसी सेटिंग बन जाए, थ्योरी सारी घूम जाए और अच्छे अच्छे सवाल भी हो जाए, अच्छे लेवल के सवाल हो जाए, और एक सवाल ऐसे, एक क्लास ऐसी है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा थ्योरी प्लस प्रैक्टिस। यस या नो? तो चलिए आइए, ए और बी अगर दो मैट्रिक्स हैं बेटा, तो ध्यान रखना ए बी बराबर बी ए। अगर ए और बी कम्यूटेटिव हैं तभी होता है, अन्यथा ये नहीं होता है। ध्यान रखना, कोई भी मैट्रिक्स सामान्यतः ए और बी का गुणा और बी और ए का गुणा अगर पॉसिबल है तो जनरली ये बराबर नहीं होते, इसको कसम खा लो। एक लॉ होता है, अगर ए के साथ स्टार लगाओ फिर इसका पलटा मार दो और फिर स्टार लगा के हल करो, और अगर क्रम की अदला बदली करने पर अगर बराबर आ रही है वैल्यू, तो ऐसे लॉ को गणित की दुनिया में क्रम विनिमय नियम कहते हैं। ऐसे लॉ को कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं, ऐसे लॉ को क्रम विनिमय नियम कहते हैं, ऐसे लॉ को कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है? तो मल्टीप्स के अच्छा एडिशन केस में पॉसिबल होता है, ए प्लस बी करो या ए बी प्लस ए, पॉसिबल है तो बराबर आएगा। एडिशन के केस में कम्यूटेटिव सीएल होल्ड होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में सामान्यता नहीं। हाँ तब होगा जब वो कम्यूटेटिव हो जाए। क्या हो जाए? कम्यूटेटिव हो जाए। जैसे ए और बी दो मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, और बोले ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मत बोल देना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नो, ए बी प्लस बी होता है, प्लस 2ab बोल दिया तो शून्य बटा सन्नाटा हो जाएगा, क्योंकि ए बी और बी ए बराबर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ अगर ये कह दिया जाए कि ए और बी में ए बी बराबर बी ए है, और फिर कोई एग्जामिनर पूछे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो अच्छे से बोल सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अगर ए बी बराबर माइनस बी है तो एक नया वर्जन है, एंटी कम्यूटेटिव नाम दिया जाता है। थोड़ा फीलिंग अच्छा आने के लिए दे दिया, फील अच्छा आ जाए। काफी अच्छी अच्छी बातें हैं बेटा। अब आगे बढ़ते हैं। लो भैया सवाल भी आ गए, जेई के सवाल भी आ गए, तो चलो भाई लगे हाँ तो एक दो सवाल तो हल करके चले, भाई ये तो हलुआपंती की बात है, इसमें लिखी अननेसेसरी। ये क्वेश्चन यहां से है, कह रहा है एक मैट्रिक्स है 2x2 की, 2023 में सवाल आया है मेंस में। एक मैट्रिक्स है 2x2 की, सारे एलिमेंट उसके 0 के बराबर नहीं है। पक्की बात है, कसम भगवान की। तो पहले तो एक काम करो, एक मैट्रिक्स कर लो 2x2, PQRS। ABCD में इसलिए नहीं लिया कि उसमें वैल्यू दी गई है ए, इसलिए जिसके सारे एलिमेंट 0 के बराबर नहीं, मतलब कसम है तुम्हें
चाहे Q, चाहे R, चाहे S 0 के बराबर नहीं होंगे। कह रहा है A स्क्वायर बराबर I, मतलब A का A से गुणा करेंगे तो PQRS, और PQRS का जब गुणा करेंगे तो इस रो का इस कॉलम से गुणा करेंगे तो आएगा P स्क्वायर प्लस QR। इस रो का इस कॉलम से, इस रो का अमेरिका वाला इसरो, वो तो नासा है, अपने भारत वाला इसरो है, हाँ, तो इस रो का इस कॉलम से गुणा करेंगे तो आएगा PQ प्लस QS। इस रो का इस कॉलम से गुणा करेंगे तो आएगा PR प्लस RS। इस रो का इस कॉलम से गुणा करेंगे इस रो तो आएगा QR प्लस S स्क्वायर। और बराबर कह रहा है आइडेंटिटी के बराबर है, लिखो देखो ना। अरे ये बात बोली, काट दो इसको, इसको काटो, इसको काटो, क्यों? क्योंकि ये मैंने लिख लिया। अब ये वाली बात बोली, इसको भी काट दो क्योंकि ये भी मैंने लिख लिया। 1001। अब थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे, सवाल है बड़ा, हमने कर दिया सिस्टम गड़बड़। ये हैंग करके गया, ये बच्चा ऐसा ना कर, क्लास लेनी है बच्चों की। ओ माय गॉड, चौक ले गया, कहते ना चौक ले गया, चौक ले गया ससुरा, चौक ले गया, देखो साला चौक ले गया है, मेरे होते हुए चौक ले रहा है। यहीं से ले गया था, देखो देखो अभी ले रहा है। चल चल, आजा आजा आजा, धीरे से आजा, गड़बड़ मत हो, आजा भाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो क्या हो रहा है भाई, बंद क्यों हो रहे हो? मेरी बैटरी डाउन नहीं है, टेक्निकल मशीनें जो है थक रही हैं, नया है जबकि। उसके बाद रंगबाजी देखो, ये नई सॉफ्टवेयर यूज कर दिया ना, तो वो रंगबाजी में सोच रहा था, मास्टर तेजी तेजी घूम रहा था, अब इसको हुआ क्या मास्टर को? तो देखिए भाई, यहां से देखिए सभी बच्चे, ये है आइडेंटिटी बराबर 1001 के बराबर है कि नहीं है? अब देखो यहां से इक्वेशंस बनना शुरू होंगी। पी स्क्वायर प्लस क्यू आर बराबर 0, एक काम हो जाएगा। दूसरा एस स्क्वायर प्लस क्यू आर बराबर 0, दो काम हो गए। नो नो नो, वो ये तो 1 के बराबर है, ये तो 1 के बराबर है भाई। ये जो है 1, ये भी है 1, और ये जो है ये पी क्यू प्लस क्यू एस बराबर 0 और पी आर प्लस आर एस बराबर 0। अब ध्यान से देखो, कह रहा है कि कोई भी एलिमेंट 0 के बराबर नहीं होगा। अगर हम इसमें सेटिंग बनाएं तो Q कॉमन आएगा, तो P प्लस एस बराबर 0। और ध्यान से देखना, ये गारंटी है Q कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता है, एलिमेंट 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो बराबर 0 है तो कोई एक चीज तो 0 के बराबर होगी ना, तो P प्लस एस बराबर 0। और P प्लस एस क्या है देखो ध्यान से, ए बी द सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए, मतलब इस ए के जो डायगोनल एलिमेंट का सम है वो ए है। हेलो, ए के डायगोनल एलिमेंट का सम स्मॉल ए दिया गया, झलक दिखला जा, तो यहां से क्लियर हो गया, ए का मान 0 आ गया। इस सवाल में हमें ए और बी चाहिए था, ए तो 0 हो गया, ये खत्म हो गया, आंसर आया 4b स्क्वायर। ए लो ससुरा, बी भी चाहिए। तो देखो इतनी कहानी से जेई का ये छोटा सा रूल लगाया, तो यहां से P प्लस एस आया, और P प्लस एस का मान दिया गया है सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए इज स्मॉल ए, दिया गया है, ए आ गया। अब बी आएगा भाई, ए से ए का काम खत्म, आग लगा दो उसको। अब जो काम होगा, ये नई पिक्चर आई,
सीरीज में फिर एक नई पिक्चर आ गई, बी बराबर है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं सिखा चुका हूं, सब बेसिक पढ़ाया अभी, पी एस माइनस क्यू आर। तो अब पी एस माइनस क्यू आर का आंसर निकालना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। देखो यहां से अब इसका काम खत्म, इसका जो इस्तेमाल था वो खत्म हो गया, इसका जितना भी रिचार्ज था वो ए के मान में खत्म हो गया, इस लाइन को खत्म कर दिया जाए। अब ये भाई साहब नाश्ता के लिए नहीं बुलाए, ये हमारे कोई रिश्तेदार नहीं जिनको हम नाश्ता कराएंगे, निकलो यार पानी पी के, पानी पिला सकता हूं, सम्मान कर रहा हूं। तो इन दोनों समीकरणों को अगर जोड़ दिया जाए, देखो मैं पहुंच जाऊंगा अपने गंतव्य पर, क्यू आर कितना हो जाएगा 2QR। लेकिन मुझे कुछ इस टाइप की सेटिंग बनानी है, तो एक काम करते हैं यार, पी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर दिख रहा है, जब भी क्वाड्रेटिक में इस तरह दिखता था, याद करो मास्टर कहते थे 2PS जोड़ दो और 2PS घटा दो। अरे गलत बोल रहा हूं तो बताओ। और यहां पे ये बन गया P प्लस एस का होल स्क्वायर, बनेगा नहीं बनेगा? और मुन्ना इसकी कहानी खत्म, क्यों? P प्लस एस बराबर देखो 0 है। तो ये भी दुष्ट खत्म हो गया, बचा तो बेचारा सरल सा बच गया। क्या बच गया? और हाँ, इन दोनों को जोड़ोगे तो 1 और 1 2 होगा, 1 और 1 2 होगा। तो क्या कॉमन लिया? 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया भाई, और -2 कॉमन ले लो, क्योंकि मुझे इस तरह की सेटिंग बनानी है। -2 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का। तो PS माइनस QR और बराबर 2। बेटा PS माइनस QR बराबर -1, झलक दिखला जा, B का मान आ जा, कितना? -1। तो B बराबर -1 आया, रख दो यार, -1 का स्क्वायर प्लस होता है 4, आंसर आएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये जेई का सवाल था, ये जेई का सवाल था। अब आप बताइए इस सवाल में क्या था? इस सवाल में था कि ए भैया 2x2 की मैट्रिक्स है, बना ली, कोई एलिमेंट 0 नहीं होगा, कर लिया। बोला ए स्क्वायर बराबर आई है, कर लिया, सेटिंग बना के इक्वेशंस बना ली। इक्वेशन बनाने के बाद बोल रहा है ए बी द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए, मतलब p प्लस ए बराबर 0, ए p प्लस एस बराबर ए। तो भैया यहां से हमने q कॉमन लिया, q कॉमन लिया, p और पता है q नॉट इक्वल टू 0 करेंगे तो फिर पता है p प्लस एस 0 हो जाएगा, p प्लस एस ए है तो ए मिल गया। अब इसकी यूज किया, इन दोनों को उठा के जोड़ा और उसके बाद सेटिंग बनाया होल स्क्वायर का, ये तो 0 में चला गया, p प्लस एस 0 है, ये बचा, यही निकालना था, b का मान भी आ गया। बोलो भाई यस या नो? तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, यहां तक आप सभी बच्चों को इतना समझ में आ गया होगा, मेरे सभी प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों को इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगला एक और जेई का सवाल, अब तो सब जेई के सवाल आएंगे, ये भी जेई का ही सवाल है, मैंने जूम कर दिया था ना इसलिए उसका कोडिंग कहां गया? अबे यार, ये जेई का सवाल है, करीब 2023 या 24 का सवाल है जेई का, ये आपके जेई का PYQ है, मेंस का, मेन में आया हुआ। देखो भैया कह रहा है कि a की पावर 2024 बराबर इसके है, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा बताओ। देखो अभी आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। कैसे पता है? कि जब किसी मैट्रिक्स का भी मैं आगे के कौन से पढ़ाऊंगा, ट्रांसपोज कर दें तो वो हमेशा आई के बराबर होती है, और इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे तो आइडेंटिटी आएगी, पक्की बात है। और जब कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होती है तो उसकी कितनी भी पावर कर मुन्ना, कितनी भी पावर ठोक, जो एंगल है ना वो पावर वहीं चली जाएगी, एंगल में पावर का गुणा हो जाएगा, एंगल में पावर से गुणा हो जाएगा, एंगल में पावर से गुणा हो जाएगा। अब तुमको चाहिए इसका 2024, कोई बड़ी बात नहीं, 2026 को फोड़ना है तो 2024 को यहां डालना। कैसे? कॉस 2024 अल्फा माइनस साइन 2024 अल्फा, साइन 2024 अल्फा, कॉस 2024 अल्फा, और बराबर आएगा 0 माइनस 1 1 0। मेरे भाई अब कंपेयर करना, हमें अल्फा का मान बताना है तो हम कंपेयर कर सकते हैं, अरे कंपेयरिंग रूल लगा सकते हैं कि कॉस, भाई दोनों मैट्रिक्स बराबर है ना, तो कॉस 2024 अल्फा बराबर 0,
जीरो कॉस में किसका मान होता है? π/2 का मान होता है, 90 का मान होता है। तो कॉस से कॉस कैंसिल आउट, तो ये आएगा 2024 अल्फा बराबर π/2। ये जेई है भाई, अल्फा बराबर π/24 दूनी 48, 2048। बधाई हो, आपका आंसर आया। बोले सर ये आपने डायरेक्ट कैसे कर दिया, ये सर आपने कैसे कर दिया? तो बच्चा जब हमसे ऑफलाइन में आप पढ़ते हैं या हमारे एप्लीकेशन के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं, देश भर में जो भी छात्र, वो जानते हैं कि पांडे सर ने क्लासरूम में लर्न करवाया था, जैसे a+b का होल स्क्वायर रटा होता है, तो जेई में यूज ऑफ कॉन्सेप्ट जो है समझने के बाद याद भी होने चाहिए। याद नहीं है तो समस्या आ जाएगी। तो मैंने कहा था ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है और इसकी कोई भी पावर पूछी जाए तो जहां एंगल है वहां n का गुणा हो जाता है। जहां एंगल है वहां n का गुणा हो जाता है। अब इसकी इन्होंने 2024 पूछी, तो जहां जहां अल्फा है वहां वहां 2024 से गुणा हो जाएगा। और कंपेयर रूल से ये इसके बराबर कर लिया, यहां से सेटिंग बनाई, cos 90 का मान 0 होता है तो ये इसके बराबर हो गया, अल्फा बराबर आ गया। बोला पॉसिबल वैल्यू आप अल्फा बताना है, तो ये भी एक वैल्यू पॉसिबल है, ये भी एक वैल्यू पॉसिबल है मेरे भाई, याद रखना इस बात को। तो दोस्तों आज एक काम करते हैं, इस तरह से हमने जेई का पार्ट 1, अभी परेशान मत होना, जो भी बच्चे सेशन को देखें, अभी पार्ट 2 आएगा, धड़ाधड़ जेई के सवाल होंगे। देखो जेई के पार्ट 2 में शुरुआती में करूंगा जेई, फिर कॉन्सेप्ट आएंगे, फिर जेई के सवाल होंगे। अब सवाल ही सवाल होंगे, क्या होंगे? सवाल ही सवाल होंगे। जैसे ये सवाल है, ये सवाल है, अरे हम तो फोड़ देंगे, 2023 में आया मेंस में, बोला कि ए का मान बताओ, अब ए का नहीं, इसमें से कौन सा आंसर सही है, तो इसको पहले अंदर डालो। मैट्रिक्स में जब अंदर गुणा होता है सब में हो जाता है, 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 बोलो भाई। और इसको अगर एंगल के फॉर्म में लिखना है तो ये है cos πy, cos πy 3, और ये है sin π/3, sin 60 का मान, और ये है माइनस के sin π/3, और ये है cos π/3। ये फिर से ऑर्थोगोनल बन गई, देख लो ध्यान से, ये ऑर्थोगोनल बनी कि नहीं बनी। और अब हमें पावर चाहिए 30, पावर चाहिए 25, दोनों पे काम कर लेते हैं। इसकी पावर 30 निकालते हैं मेरे भाई, इसकी पावर 30 निकालते हैं, तो जहां पर एंगल है वहां 30 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तुम बोलो, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो यहां पर 30, यहां पे 30, तो 3 से डिवाइड भी हो जाएगा तो 10 बचेगा, तो cos 10 पाई sin 10 पाई, बात पकड़ पा रहे हो? माइनस के sin 10 पाई और cos 10 पाई, आएगा कि नहीं आएगा? और दोस्तों इसको हल करें तो cos में जब इवन नंबर का गुणा पाई में होता है, इवन इंटीजर का गुणा पाई में होता है तो 1 आता है, और sin n पाई हमेशा 0 आता है। मैंने फंक्शंस में त्रिकोणमिति में पूरा बताया है। तो ये भी 0 और ये 1, ये आ गया आइडेंटिटी। इसका मतलब जहां जहां 25 है वो आई है, क्या है? आई। जहां जहां 25 है वो वास्तव में आई है, वो वास्तव में आई है। जहां जहां 25 है, 30 है, सॉरी 30 है, सॉरी, जहां जहां 30 है, जहां जहां 30 है मुन्ना, वहां वहां आई है, आई है। आई तो गई कहां? आई तो गई कहां? और जब 25 की बात करता हूं, जब 25 की बात करता हूं, ठहरो जरा, यहां एंगल है, यहां एंगल है, यहां एंगल है, यहां एंगल है, तो बच्चों एंगल में 25 का गुणा करो, करो जल्दी से, तो ये आएगा 25 π/3, 25 π/3। तो 25 π/3 को लेवल में लाओ, अपनी औकात में लाओ, तो 25 गुणा 180 का 3 से भाग करो तो 60 जाएगा, 25 छिक्का 150, 1500, 1500 को अपनी औकात में बदलो। भाई औकात में भी तो लाना पड़ेगा, औकात से ऊपर जाओगे ना तो पछताओगे, पछताओगे, है ना? तुम मुझे छोड़ के अगर जाओगे तो बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। तो क्या आया? 4 गुणा 360, 4 गुणा 360 कितना होता है? 4 × 24, 4 × 12, 12 13 1440। कितने की कमी है मुन्ना? 60 की कमी है, चिपका दो भाई। त्रिकोणमिति में यही तो पढ़े हो, 1500 पे पहुंचना है तो लेवल से ज्यादा है, 360 से ऊपर, तो हम लोग ब्रिज बना लेते हैं। 4 का गुणा करो 360 में तो 1440 हो गया।
60 की कमी है। अब 4 को खा जाओ, 4 से लेना देना। 360 पे पता होगा कि अनुपात नहीं बदलता है, तो कॉस ही रहेगा। और प्लस थीटा पहले में होता है तो सब प्लस होगा। पहले में तो ASTC रूल होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, पहले में तो सब प्लस होते हैं। तो कॉस 60 का मान कितना होता है भाई? कॉस 60 का मान होता है 1/2। बोलो भाई। तो भाई ध्यान देना, जब 25 किया तो ये 1500, ये 1500, ये 1500, ये 1500, और 1500 तो एक बहाना है, 1500 को तो हमने 60 में बदल दिया, अपनी औकात में बदल लिया। तो 60 का मतलब होता है पाई बाई 3। इसका मतलब है जब हम 25 कर रहे हैं, जब हम 25 कर रहे हैं, घंटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 1500 या पाई बाई 3, बात तो वही है। तो पावर इसमें 25 करने के बाद जब 25 25 25 का गुणा किया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। हल करने के बाद वो आया 60 ही, और 60 में पाई बाई 3, मतलब यही आ गया। तो इस मैट्रिक्स की जब पावर 25 करी तो ए ही आ गया। तो अब यहां से क्लियर हो गया बच्चों, यहां से क्लियर हो गया, ए की पावर 25 कहीं दिख जाए इसका मतलब ए है, ए की पावर 30 दिख जाए इसका मतलब आई है, और प्लस ए और माइनस ए गई। तो बताओ आई बराबर आई है कि नहीं? तो ऑप्शन सी लगा के भाग जाओ। जेई मेंस 2023 का सवाल है, जेई मेंस 2023 का सवाल है। इसी तरह के सवाल और अभी ढेरों कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स का बचा हुआ है। पार्ट 2 के लिए इंतजार करिए कल का, नेक्स्ट एपिसोड में जेई मेंस 2026 के मैट्रिसेस का अगला एपिसोड कल आएगा, पार्ट 2, जिसमें ढेरों कॉन्सेप्ट और ढेरों प्रीवियस क्वेश्चन अभी और बाकी हैं। एक सेशन पूरा हो गया। जिन जिन बच्चों तक एक सेशन चला जाए वो बच्चे जो है कम से कम धन्यवाद व्यक्त जरूर करें, और ना करें तो अपना नोट्स बनाएं। मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ बदलाव लाना है। बच्चों को एग्जाम से पहले उनका कैसे आसान कर सकते हैं, उनको कैसे पूरा रिवाइज कर सकते हैं। आप इस समय आप सभी बच्चे एक ही बात चाहते हैं कि जल्दी से रिवीजन हो जाए, सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला, शॉर्टकट, टिप्स एंड ट्रिक्स, ऑथेंटिक रिजल्ट एंड बेस्ट मैनिपुलेशन मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन, ये जल्दी जल्दी हो जाए। और साथ ही साथ जो मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट बेस्ड PYQ है ये भी लग जाए। और ये सब तब लगेंगे जब आप मेरे साथ इस वन शॉट में डूब जाओगे। पार्ट 1 कवर हो गया। जय हिंद बच्चों, मिलते हैं अगले पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस सेशन।